देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। देखो हम लोगों ने हायर परचेज स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसका बेसिक कंसेप्ट तो हम लोगों ने ले लिया था, और क्वेश्चंस जो भी मैंने लिखवा के किया था, अभी देखो हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम लोगों को लास्ट दिन हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस किया था उस पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जितना तक होता है, उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं आएगा, कम मार्क का आ सकता है, जैसे कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे पार्ट 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 जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आ सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने जर्नल एंट्री वगैरह, मतलब जो लेजर पोस्टिंग है वो अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये करना जरूरी है। ये अच्छे से करने से तभी हम लोग हायर परचेज चैप्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्राइस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो फिर हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, एंट्री तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट दिन जो किया था उसी पे फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुम लोग बताना, ठीक है। आशा परचेज ए ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। आशा ने एक ट्रक परचेज किया है हायर परचेज सिस्टम में। एज पर टर्म सी इज रिक्वायर्ड टू पे 70,000 डाउन। डाउन मतलब वही डाउन पेमेंट का बात हो रहा है, और इनको 70,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो ट्रक खरीदने के लिए। 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब ये देखो फर्स्ट ईयर इसके एंड में इनको देना पड़ेगा 53,000। यहाँ पर डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 70,000, ठीक है। 49,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर पे करना पड़ेगा 49,000। ये सब क्या है, इंस्टॉलमेंट है ना। मतलब बेसिकली हायर चार्जेस, मैंने डिफरेंस भी बताया था इंस्टॉलमेंट में और हायर परचेस में क्या होता है, लेकिन लैंग्वेज हायर चार्जेस बहुत ही कम यूज होता है। क्वेश्चन में भी देखोगे इंस्टॉलमेंट ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर एंड 55,000 एट द एंड ऑफ जो है थर्ड ईयर। तो 3 बार हमें इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट लिया जाएगा 10% पर एनम। और इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगता है, इंटरेस्ट हमेशा लोन अमाउंट पे लगेगा, ठीक है। और लोन अमाउंट क्या होगा, जो हम लोग नहीं दे पा रहे, यानी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो रहेगा हमेशा उस पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, ठीक है। इस पे हम लोगों ने डिटेल्स कैलकुलेशन किया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक। कैश प्राइस ऑफ द ट्रक हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, कैश प्राइस का मतलब होता है डाउन पेमेंट प्लस क्या हो जाएगा, प्लस है कि अगर हम लोग जो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। कैश प्राइस का मतलब क्या है, अगर इंस्टॉलमेंट, मान लो एक चीज का दाम है 10,000 रुपए अगर खरीदते हैं तो, ठीक है। अगर हम लोग ईएमआई में लेते हैं तो ईएमआई देने के बाद वही वाला मान लो हो जाता है हम लोग का 15,000 रुपीज, तो 5,000 हम लोगों ने इंटरेस्ट भरा, ठीक है। तो ये होता है हायर परचेस प्राइस, ठीक है। हायर परचेस प्राइस मतलब सारे इंस्टॉलमेंट को ऐड कर दो तो जो आता है, ठीक है। और कैश प्राइस का मतलब अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में नहीं देके तुरंत पैसा देके ले पाते तो जो प्राइस होता है। तो पैसा देने से भी तो डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा। मान लो ये 10,000 की चीज में 2,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। 2,000 डाउन पेमेंट तो 8,000 पे क्या हो जाएगा, 8,000 पे जो है इंस्टॉलमेंट कंपनी कैलकुलेट करके बता देगी कि विथ इंटरेस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट का बात करेंगे, यहाँ नो कॉस्ट ईएमआई वाला बात नहीं आता है, वो भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ हमें वो नहीं पढ़ना होता है, नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है। फिर तो इस चैप्टर का वैल्यूएशन ही नहीं रहेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही तो मेन। गुड मॉर्निंग ऋषि। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देख, क्या करना है, 8,000 जो है ये हम लोग को इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। और इसका मान लो कितना होने से ये 15,000 हो जाएगा, तो इसमें 13, ये 8,000 अगर 13,000 हो जाता है इंटरेस्ट के साथ तब जाके ये 15,000 होगा, मतलब मेरे एग्जाम्पल जो मैंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा। हम लोग को कैश प्राइस निकालना है, मतलब हम लोग को ये निकालना है कि हम लोग अगर इंस्टॉलमेंट नहीं लेते तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ता। तो कैश प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, जो डाउन पेमेंट है और इसके अलावा जो हम लोग लोन ले रहे हैं, मतलब जितना अमाउंट नहीं दे रहे उसके बदले कंपनी हम पे जितना इंटरेस्ट लगा के वैल्यू बढ़ा देती है, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैश प्राइस निकालना है तो डाउन पेमेंट चाहिए और हमें वो वाला प्राइस चाहिए। तो डाउन पेमेंट तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। कैश प्राइस निकालने के लिए हम लोग फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब हमें क्या चाहिए, बेसिकली बोल सकते हो हमें क्या चाहिए, ये सारे इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूडेड है। ये पहले इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये वाले में भी
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और ये वाले में भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हम लोग को क्या चाहिए, ये 3 प्रिंसिपल का एडिशन चाहिए। अगर ये 3 प्रिंसिपल हमें पता हो जाता है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3। ये 3 प्रिंसिपल्स अगर पता हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि कैश प्राइस क्या है। इसका मतलब हम लोग को प्रिंसिपल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल चाहिए। अब जैसे भी कैलकुलेट करो। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा वाला हो गया, फिर हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट सीखा था ना कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये लास्ट दिन वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, यहाँ पर देखो हेडिंग क्या किया था मैंने, जैसे मैंने बोला था हेडिंग नहीं होता है क्वेश्चन में, ये तुम लोगों के समझने के लिए मैंने किया हुआ था। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। तो कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या तरीका हो सकता है, यही वाला क्वेश्चन है, बस जो है डिजिट्स अलग है, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 2 तरीका था, या तो तुम लोग P3 P4 लेके कैलकुलेट करके देख लो, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि हम लोग ये शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, जो ठीक लगता है, ठीक है। तो तुम लोग को जो ठीक लगे तुम लोग उस हिसाब से करो। हम मुझे वो पी वाला कंसेप्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो हम उसी से कर रहे हैं। तुम लोग अगर शॉर्टकट वाला करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर अभी मेरे जैसे कर लो, पेज खाली रख दो, अपने आप वो शॉर्टकट वाला तरीका करके देख लेना, ठीक है। तो मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है तो हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 तरीके से दिखाएंगे तो टाइम जाएगा, एक बार मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। तो तुम लोग करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, ठीक है, इस तरीके से करके देखना, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डाउन पेमेंट 70,000, इंस्टॉलमेंट में पहला हो गया 53,000, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट, फिर से इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट 49, थर्ड ईयर में 55, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक चीज देखो, नॉर्मली क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हमारा कम होते जाता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जाके ज्यादा हो गया है, ठीक है। हो सकता है, मतलब पैसे को कभी कभी एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है ना, मान लो जिस तरीके से इंस्टॉलमेंट को डिवाइड किया जा रहा है वहां पर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो कुछ इंटरेस्ट का वैल्यू एडलेस कर दिया जाता है। अभी देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, अभी कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो जाता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब हो जाता है कि इंस्टॉलमेंट का मतलब ही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब हमें प्रिंसिपल देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट में 3 प्रिंसिपल होगा, P1 P2 P3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, हमें P3 तो देना ही है, प्लस हमारा जो P3 बाकी था उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे साल जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ। क्योंकि देखो जब हम लोगों ने ये इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दिया तो हमें क्या देना पड़ेगा, अब हमें देना पड़ेगा लास्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट किस पे लगता है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो ये P3 पे लगेगा, ठीक है। तो P3 प्लस P3 इंटू 10%, ठीक है, यही वाला है हम लोग का लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन। तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 55,000 इक्वल टू P3 प्लस P3 इंटू 10%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। अब इससे हम लोग P3 कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो गया 55,000। अच्छा P3 10% ऑफ P3 मतलब क्या हो जाएगा, 10/100 कर लो, ये रहा 10/100, ठीक है। तो ये आ गया 0.1, तो 0.1 P3, तो 55,000 इक्वल टू 1.1 P3, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, दोनों ऐड होके 1.1 P3 हो गया, ठीक है। देयरफॉर P3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55,000 1.1, तो 50,000, ठीक है। ये 50,000 निकल के आ गया, ये हम लोग का क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। मतलब इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट हो जाएगा 55,000 इंस्टॉलमेंट है, 50,000 इसमें प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब 5,000 इंटरेस्ट है, मैंने ये भी निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद वाला ये वाला यूज करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है, मतलब 49,000। ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा, जब हम लोग ये पे कर रहे हैं तो हमें क्या पे करना पड़ा, सेकेंड प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा और
सेकेंड प्रिंसिपल जब बाकी था तब जितना अमाउंट हमारा बाकी है उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल पे कर रहे हैं ना तो हमें हमारा 2 प्रिंसिपल बाकी है, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, P2 और P3, ठीक है। क्योंकि जब सेकेंड वाला पे कर रही है ये तो क्लियर नहीं है ना, बट इस पे तो हमें बैक कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्यों, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया, ठीक है। इंटू 10%, इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मैंने देखो यहाँ पर तुम लोग को कंपेयर करके भी बताया था, ठीक है। तो डाउट का तो कोई बात होना नहीं चाहिए नॉर्मली, ठीक है। ये देखो तुम लोग आंसर भी दे रहे थे, ये देखो यहाँ पर हम लोग का, ये देखो मैंने ये इसको भी बताया था, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 49,000 P2 प्लस P2 इंटू 10% प्लस P3 इंटू 10%, और P3 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 50,000, ठीक है। तो 49,000 इक्वल टू P2 प्लस 0.1 P2 प्लस P3 इंटू 50,000, सॉरी P3 50,000 इंटू 10%, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का 49,000 1.1 P2 प्लस 5,000, ये कैलकुलेट करने पे 5,000 आता है, तो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 44,000 इक्वल टू 1.1 P2। Therefore P2 इक्वल टू 44,000 डिवाइडेड बाई 1.1, और ये डिवाइड करने से आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल 40,000 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना होगा इसमें, इंटरेस्ट इक्वल टू EMI है, मतलब इंस्टॉलमेंट है 49,000 माइनस 40,000, इसका मतलब इंटरेस्ट है इसमें इंक्लूडेड 9,000, ठीक है। एंड लास्ट वाला यहाँ पर 70, ये वाला 53,000, वो तो डाउन पेमेंट है 53,000। तो 53,000 जब हम लोग का यहाँ पर हो रहा है, ये मैंने कौन सा वाला किया, ये मैंने किया 49,000 वाला, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 53,000, 53,000। तो जब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम पे करें, मतलब जितना पैसा बाकी है। तो हम लोग क्या नहीं दे पा रहे, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3, ये 3 चीज नहीं दे पा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ डाउन पेमेंट ही दे रहे हैं, बाकी बचे हुए पैसे को 3 बार में देंगे। तो 3 प्रिंसिपल अमाउंट और उसमें लगा हुआ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। तो 53,000 कितना हो जाएगा, P1, और यहाँ पर P1 है, P2 प्लस P3, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं P2 का वैल्यू है यहाँ पर 40,000 और 50,000, 40 और 50 इंटू 10%, 53,000 P1 प्लस 90,000 इंटू 10%, 53,000 P1 इंटू 10%, मतलब 0.1 P1 है ना, और ये हो गया 90% मतलब 9,000, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 1.1 P1, और ये इधर चला जाएगा तो 53 माइनस 9 कितना होता है, 44,000। Therefore P1 इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 1.1, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 40,000। अच्छा, और इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट हो जाएगा, EMI है, मतलब EMI बार बार बोल रहे हैं, EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये मंथली नहीं है, ईयरली है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए 13 इंटरेस्ट, ठीक है। देखो इंटरेस्ट कितना ज्यादा है एंड में, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा हमें डिजिट्स दिया हम लोग वैसे कैलकुलेट करें। अब हम लोग निकालेंगे कैश प्राइस, ठीक है। तो कैश प्राइस कैसे निकलेगा, कैश प्राइस का मतलब हो जाएगा डाउन पेमेंट प्लस जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो डाउन पेमेंट हम लोग को बता दिया है क्वेश्चन में 70,000, और प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल 40,000 का था, 50, 40 और 40, ठीक है। 50, 40, 40, तो ये हो जाएगा 1,30,000,
50 और ये भी 50 मान लेते हैं तो 1 लाख, यहाँ से 10 कम कर लेते हैं तो 1,30,000, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो कैश प्राइस 2 लाख आ गया। इसके अलावा और भी एक तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, हायर परचेस प्राइस का मतलब क्या होता है? हायर परचेस प्राइस का मतलब होता है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो भी इंस्टॉलमेंट हम लोग दे रहे हैं। और कैश प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा? कैश प्राइस का मतलब हो जाएगा, ये तो हायर परचेस प्राइस है। हम लोग और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब ये तो हायर परचेस प्राइस लिख दिया मैंने, हम लोग को तो कैश प्राइस निकालने के लिए बोला है ना, तो हम लोग और एक तरीके से निकाल सकते हैं ऐसे, कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट, एक ही बात है, जैसा तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, डाउन पेमेंट प्लस ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से हायर, यहाँ पर लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट्स माइनस इंटरेस्ट। देखो, इंस्टॉलमेंट से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो वो प्रिंसिपल ही मिलेगा ना, बात एक ही है। लेकिन कोई अगर चाहे ऐसे भी कर सकता है, तो ये हो गया 70,000 और 3 इंस्टॉलमेंट का टोटल कर लो, ये रहा 49, 53 और 55। ये देखो 49, 53 और 55, तो ये हो गया 1,57,000। ठीक है, ये देखो 1,57,000 और इंटरेस्ट तीनों का कितना आया? 13, और यहाँ पर 9 और 5, 9 और 5 कितना होता है? 9 और 5 हो जाता है 14, 13 और 14 हो गया हम लोग का 26 हो जाएगा, 27 हो रहा है। 13 और 14 देख लेते हैं, हाँ 27 है, 27,000। ठीक है, तो माइनस करने से हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट ही मिल जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का 1,30,000। एक ही बात है। ठीक है, जैसा करना चाहो, मतलब कोई ये भी तो सोच सकते हो कि इंस्टॉलमेंट से अगर ये माइनस करते, लेकिन ये ज्यादा आसान है ना, एक ही बात है, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटाएंगे तो प्रिंसिपल ही मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो लास्ट दिन जो भी किया था उसी पे एक प्रैक्टिस हो गया। इसको अगर तुम लोग शॉर्टकट मेथड में करना चाहते हो, जो मैंने ये वाला बोला था, ये भी करके देख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है ए एक्वायर्ड ऑन 1st Jan 2001 अ मशीन अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट विच प्रोवाइड 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बोला है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? 6 मंथ्स, जैसे ये एक पूरा ईयर है, यहाँ पर 6 मंथ्स में एक इंस्टॉलमेंट, फिर 6 मंथ्स में एक इंस्टॉलमेंट, इसको बोलते हैं हाफ ईयरली। 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 5 हाफ ईयरली मतलब कितना सारा, कितने साल में पूरा होगा बोल सकते हो? ये देखो 1 2 3, ठीक है, ये 4th नंबर, ये यहाँ से यहाँ एक इंस्टॉलमेंट, फिर यहाँ से यहाँ एक इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, तो पूरे ईयर में 2 टाइम्स इंस्टॉलमेंट भरने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे एक साल में आधा, 6 मंथ्स। ठीक है, मतलब 1 + 1 एंड हाफ मतलब 2.5, मतलब 2.5 साल में। ठीक है, तो 2.5 ईयर में जो है इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगा। 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब ये एक एक ईयर है। ठीक है, ये मैंने एक एक ईयर किया, जैसे मान लो ये एक ईयर है, लेकिन यहाँ तो हमें इंस्टॉलमेंट और नहीं देना पड़ेगा। 5 इंस्टॉलमेंट है, 5 हाफ ईयरली, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स के हिसाब से कितना करके है? 6,000 करके, हर एक इंस्टॉलमेंट इक्वल है। लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इक्वल प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, जब भी कभी बोले इक्वल इंस्टॉलमेंट तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 6,000 का बात हो रहा है। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब इक्वल प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई 2001। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है 1 जुलाई 2001, मतलब ईयर जो है वो जैन टू दिसंबर का होगा, तभी तो फर्स्ट 6 मंथ्स कब कंप्लीट हो रहा होगा? 30th जून को। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? 1 जुलाई को, एक ही बात है। ठीक है, मतलब इंस्टॉलमेंट का जो डेट प्रोवाइडेड 30th जून की जगह 1 जुलाई, मतलब 30th जून तक ड्यू हुआ, फिर 1 जुलाई को पे करना है। पहला 1 जुलाई को पे होगा, यहाँ पर इसको 1 तारीख कर देते हैं। ठीक है, 1 जुलाई को। उसके बाद वाला इसका मतलब कब पे होगा? या तो 31 दिसंबर या फिर 1 जैन, इस तरीके से होगा। Assuming that the applicable rate of interest is 10% per annum, calculate the cash value of the machine। यहाँ भी हम लोग को कैश वैल्यू ही निकालना है। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ भी देखो हमें क्या गिवन है? इंस्टॉलमेंट गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट रेट, मतलब सेम वही प्रोसेस से करना है जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने एक तो तुम लोग को पी से दिखा दिया, ठीक है, पी यूज करके। अब ये वाला क्वेश्चन हम तुम लोग को दिखा देते हैं शॉर्टकट मेथड यूज करके। ठीक है, जो हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड यूज करके किया था, तो दोनों तरीका एक बार तुम लोग को रिकॉल हो जाएगा।
अच्छा, तो हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग को इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। मैम मुझे शॉर्टकट वाला समझ में नहीं आ रहा है, वो डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला करो जो समझ में आ रहा है, वही तो मैंने बोला कि जो ठीक लगे वो कर सकते हो। ठीक है, हम दोनों तरीके से करवा देते, क्योंकि किसको कौन सा सूटेबल होगा, किसको कौन सा। तो अगर तुम लोग एक काम, तुम लोग को ये करना चाहिए जो कि मैंने पहले भी बोला, एक पेज रख दो, ये मैंने करवा दिया, शॉर्टकट वाला कर लो, अगर नहीं वो उसमें समझ में आता है तो उसको छोड़ दो। अभी हम ये वाला करवा देते, क्योंकि अगर किसी को शॉर्टकट में कंफर्टेबल है तो उसके लिए ये आसान हो जाएगा, फिर तुम लोग उसको पी से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखो लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 मंथ्स। ठीक है, ये 6 मंथ्स में एक इंस्टॉलमेंट, एक 6 मंथ्स, यहाँ पर फिर से एक 6 मंथ्स में, फिर से 6 मंथ्स में, यहाँ एक ही बार होगा, 5 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब हम लोग 6,000 करके पे करते हैं ईच टाइम, 6,000 6,000 6,000 6,000। इंटरेस्ट रेट भी हम लोगों को गिवन है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम। ठीक है, अब हम लोग कौन से वाले इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल एक ही इंक्लूडेड होता है। जैसे इसमें कौन सा प्रिंसिपल इंक्लूडेड होगा, P5। ठीक है, ये क्या होगा, P5, और P5 पे लगा हुआ इंटरेस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी लिखते जाते हैं, जिनको P से यूज करके करना है उनको भी समझ में आते जाएगा कि कैसे करना है। हम एक शॉर्टकट वाला भी दिखा देते हैं, क्योंकि किसको कौन सा कंफर्टेबल है। तो 5th इंस्टॉलमेंट ऐसे लिखते हैं, बाकी दोनों बात एक ही है, एक में पी मानना है, एक में पी नहीं मान के करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6,000, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, इससे इंटरेस्ट लेस करेंगे। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पर भी करते हैं, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग बेसिकली यहाँ से इंटरेस्ट को ही लेस करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकल जाता है, फिर इंटरेस्ट लेस करते हैं, तो हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे लेस होगा, अब इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 100 रुपीज में 10 रुपीज का इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो 110 हो जाता है। ठीक है, 110 हो जाता है। यहाँ पर 10 था कि 5, मैंने शायद गलत लिख लिया, ये नहीं, ठीक है 10% ही है। हाँ, 10% ही। मैम हाफ ईयरली होगा ना? ओ हाफ ईयरली होगा, हाँ हाँ, सही सही, ठीक बोल रहे हो, हाफ ईयरली होगा, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अच्छा हाँ, देखो 10% थोड़ी ना देंगे, यहाँ से यहाँ पूरे साल भर का 10% है, लेकिन 6 मंथ्स का अगर पे करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि 10 10 20 पे करेंगे, तो 5 5% करके हमारा डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 10% पर एनम है, लेकिन इसमें 5 5% करके डिवाइड हो जाएगा। 5 5%, सॉरी पर एनम नहीं होगा, तब ये सेमी एनुअली होता है। ठीक है, मतलब साल भर में 10% हमें दिया जाएगा, पूरे ईयर में 10%। अब देने का तरीका है 5% एंड 5% बेसिस पे, तो इसका मतलब हमें 5 5% पे चेक करना पड़ेगा। तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 10% पर एनम, दैट इज 5% सेमी एनुअली। ठीक है, सेमी एनुअली। तो 5 का मतलब हो गया कि 100 रुपीज में 5 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है, तो विथ इंटरेस्ट ये बन जाता है 105, और ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है, तो विथ इंटरेस्ट अमाउंट है, तो 105 में 5 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है, तो 6,000 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 105 में अगर 5 रुपीज का इंटरेस्ट है तो 1 रुपीज में होता है 5/105। 6,000 में कितना इंटरेस्ट है, 5/105 इंटू 6,000, यहाँ पर 5/105 इंटू 6,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने से हम लोग का आ जाएगा 5/105 इंटू 6,000, तो 285.7, हम इसको 286 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो माइनस करने से हम लोग का आ जाएगा 6,000 माइनस 286, ये हो गया 5,714। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या निकल के आया, कौन सा प्रिंसिपल निकल के आया, बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल निकल के आया। यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग ये इक्वेशन फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ से कौन सा प्रिंसिपल मिलेगा, P5 मिलेगा। ठीक है, अब जिनको ये वाला कंफर्टेबल लगता है उनके लिए स्टेप क्या होना चाहिए, उनके लिए जस्ट ये वाला स्टेप होगा, ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया, P5 इंटू 10%। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 6,000 लिखोगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा, P5 कितना है वो निकल के आ जाएगा, और 5,714 ही निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, 5,714 निकल के आएगा। और ये
दोनों प्रोसेस ही सेम है। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये 10% नहीं, सॉरी ये 5% करना है, ठीक है, तब भी तुम लोग का कितना आएगा 1.05, और 5 डिवाइडेड बाई 105 में भी वही कैलकुलेशन होता है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को चेक करना है, इसके बाद इसका ऐड करना पड़ेगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ऐड इसीलिए किया जाता है, इसका रूल्स भी बता देते हैं। ऐड करते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो कि 6000 है। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, P4 प्रिंसिपल और P4 पे लगा हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। P4 प्रिंसिपल और P4 पे लगा हुआ इंटरेस्ट, मतलब ये कैसे बना है, इसका अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये वाला P4 प्लस P5 पे इंटरेस्ट, क्योंकि तब तो दोनों अमाउंट ड्यू था ना, मतलब जिनको इक्वेशन करके करना है, साथ ही साथ ये भी बता दे रहे, बाकी सॉल्व करने से मिल जाएगा, ठीक है। P4 प्लस P5 पे लगा हुआ इंटरेस्ट, हम फिलहाल सिर्फ इंटरेस्ट लिख रहे हैं, किस पे लग रहा है वो नहीं लिख रहे, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो P4 और P4 प्लस P5 पे लगा हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करने से हम लोग को मिल रहा है 6 और 5, 11714, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या लेस करना है, हर जगह पे इस प्रोसेस पे हम लोग को इंटरेस्ट एलिमिनेट करते जाना है ताकि हमें प्रिंसिपल मिले। इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो कितना है, 105 में 5, ठीक है, 105 अगर इंस्टॉलमेंट है उसमें 5 जो है हम लोग का इंटरेस्ट है। तो अगर हम लोग का इंस्टॉलमेंट इतना आ रहा है 11714, ठीक है, तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना होगा, तो इस पे ये कैलकुलेट हो जाएगा। देखो 5 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 11714, तो ये हो गया 557.8, तो 558, ठीक है, 558 ये लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या लेस हो गया, इंटरेस्ट लेस हो गया। अच्छा, ये दोनों जब ऐड हो गया तो हम लोग के पास क्या निकल के आया, P5 प्लस P4, और ये क्या है, ये अमाउंट क्या बताता है, ये अमाउंट हम लोग को इंटरेस्ट बताता है ना, ये इंटरेस्ट बताता है। अब जब हम लोग इंटरेस्ट लेस कर रहे हैं तो देखते हैं कितना अमाउंट आ रहा है, 11714 माइनस 558, तो अमाउंट निकल के आया 11156, तो ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये लेस करने से हम लोग के पास क्या आ जा रहा है, इंटरेस्ट लेस हो गया, तो क्या निकल के आया, P5 प्लस P4, ठीक है, ये P5 प्लस P4 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम लोग का यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये देखो P5 तो ऑलरेडी तुम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा, फिर तुम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप ये वाला होगा, P4 प्लस P5 इंटू 5% इक्वल टू 6000। यहाँ से P4 निकल जाएगा, P4 का वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। P4 का वैल्यू जितना होगा वो चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है निकल के। अच्छा, अब हम लोग फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर से वही इंस्टॉलमेंट तो 6,000 ही है, तो ये ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट 6000 ऐड कर दिया, इसका मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है देखो P3 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, P5 P4 प्लस P3 प्लस इंटरेस्ट। हम लोग को क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, क्योंकि हमें कैश प्राइस चाहिए। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया, हमें प्रिंसिपल चाहिए ना, तो देखो हम लोग इंटरेस्ट को एलिमिनेट करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड करने से आ जाएगा 17156, लेस करो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो कुछ ऐसा है, तो 17156 में ये जो इंटरेस्ट है ये कितना है, ये निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। 17156 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये हो गया 816.9, मतलब 817, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेस हो गया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लेस होने के बाद हम लोग के पास क्या बचेगा, P5 P4 प्लस P3, ठीक है, ये बच रहा है, माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है 17156 माइनस 817, तो ये हो गया 16339, ठीक है। ये हम लोग का P5 प्लस P4 प्लस P3 निकल के आ गया। अब ये वाला जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे, मतलब ये वाला, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये P4 निकल के आ गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखा देते हैं। P4 निकल गया, अब हम लोगों को अगर उसके बाद वाला इंस्टॉलमेंट लेना है, मैंने ये और ये दिखाया, ये वाला जब लेना है 1 2
ये हो गया हम लोग का P5 P4 P3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6000 इक्वल टू P3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा P5 P4 P3 इस पे 5%। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा P3 मिल जाएगा। यहाँ जैसे P4 मिल गया P5 P4 P5 लिख दोगे तो यहाँ से P3 जो है वो निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट फिर से ऐड कर देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6000 ही। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है P2 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हमें इंटरेस्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले ये दोनों ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 22,339। ठीक है, 22,339 ये क्या निकल के आया P5 P4 P3 और P2 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाला फिर से इंटरेस्ट आ गया। हम लोग को तो प्रिंसिपल चाहिए, हम लोग फिर से लेस करेंगे अपना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वही 105 में 5 है तो 22,339 में कितना होगा 22,339 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। तो ये हो गया हम लोग का कुछ 1063 1063 पॉइंट ना कुछ है हम लोग का 7। तो हम लोग इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, 7 है तो हम लोग 4 कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे 22,339 माइनस 1064। तो ये हो गया 21,275। यहाँ पर क्या लिख पाएंगे देखते हैं 1064 यहाँ पर आ जाएगा 21,275। ठीक है, ये क्या निकल के आया, हम लोगों ने क्या किया ये जो वैल्यू था इससे ये इंटरेस्ट लेस कर दिया। ये क्या था, ये इंटरेस्ट लेस कर दिया तो क्या बचा P5 P4 P3 P2। लेकिन हमें P1 तक चलना पड़ेगा तो हम लोग फिर से दूसरा इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं 21,275 इसमें ऐड कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6000। तो इसमें क्या है P1 प्लस P1 पे लगा हुआ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट लिख देते हैं डायरेक्टली इंटरेस्ट। ठीक है, और ये क्या है, ये है P2 P3 P4 P5। ये ऐड करने से हो गया 27,275। ठीक है, 27,275। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। ये क्या निकला P2 P3 P4 P5 P1 और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हटा देते हैं, इंटरेस्ट का वही रेशियो है 5/105 इंटू 27,275 इंटू 5/105। अच्छा, तो ये हो रहा है 1298.8 मतलब 1299। ठीक है, 1299 मैंने लिख दिया। तो 27,275 माइनस 1299 25,976। ये क्या था, ये इंटरेस्ट था, ये भी लेस कर दिया। बचा क्या P2 P3 P4 P5 P1। मतलब इंटरेस्ट हटा के हम लोगों ने प्रिंसिपल निकाल लिया जिसपे उन्होंने हमें ईएमआई कैलकुलेट करके दिया था, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके दिया था विथ 5% सेमी एनुअली एंड 10% एनुअली इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब कैश प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, कैश प्राइस ऐसे निकल जाएगा डाउन पेमेंट अगर कुछ है तो वो प्लस ये प्रिंसिपल्स। तो डाउन पेमेंट था क्वेश्चन में, डाउन पेमेंट यहाँ पर नहीं, डाउन पेमेंट कुछ था नहीं। चलो तो कैश प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट कुछ देना नहीं पड़ा होगा इसमें। ठीक है, नहीं देना है तो नहीं देंगे यहाँ पर। और ये हो जाएगा 20 मतलब ये 0 कर दिया मैंने, ये कुछ है नहीं 25,976 मतलब 25,976। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये वाला प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का P3 निकल जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट कैसे करेंगे, फिर से 6000। अब P2, अब ये वाला इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं 1 2 3 लिख लिया। अब हम लोग लिख रहे हैं ये वाला, तो ये P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर P2 P3 P4 P5। ठीक है, इंटू 5% ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा P2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट
6000 फिर से, तो P1 प्लस P1 प्लस P2 P3 P4 P5 और 5%। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से P1 निकल के आ जाएगा। तो देखो ये भी आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, या पहला वाला लोगे यहाँ से P5 निकल जाएगा, फिर दूसरा वाला कैलकुलेट करोगे P4 निकल जाएगा। ठीक है, जब P4 कैलकुलेट करोगे वहां P5 का यूज कर लेना। तो मैंने देखो इक्वेशन भी लिख दिया, तो बस तुम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने से प्रिंसिपल निकल जाएगा। और जिनको ऐसा करना है उनका भी रेडी हो गया, जिनको ये करना है वो कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर जिनको शॉर्टकट में करना है वो अपना शॉर्टकट में यहाँ पर इसके हिसाब से कर ले। दोनों मेथड ही बता दिया। अच्छा, एक बार फिर से रिपीट हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 3 में क्या बोला। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अलग है मतलब आसान है, लेकिन ये कंसेप्ट एन्युटी का है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, एन्युटी क्या होता है वो भी हम बता देंगे। ऑन 1 अप्रैल 2001 ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाइज ऑन हायर परचेज सिस्टम ए मशीन फॉर 90,000। 1 अप्रैल को एक कंपनी ने 90,000 का हायर परचेज में एक मशीन लिया है, पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब ईयरली पे करना है इक्वल। तो एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, पहले तो ये पता करना पड़ेगा एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। 30,000। हाँ, 30,000 करके डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम बोल रहा है कि इंटरेस्ट 5% करके देना पड़ेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालना है। एज्यूम दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 years एट 5% इंटरेस्ट इज 2.723। अब पहले तो इसका मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीज समझना है। पहला तो ये एज्यूम जो बोल रखा है, और उसके पहले ये वाला पॉइंट। तो देखो ये जो 90,000 है ना, ये कोई कैश प्राइस नहीं बताए, ये हायर परचेज प्राइस है। तो हायर परचेज प्राइस का मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये देखो हम लोग को हायर परचेज प्राइस बताया है 90,000। ठीक है, हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या है, हायर परचेज प्राइस में क्या क्या हो सकता है, डाउन पेमेंट हो सकता है। हायर परचेज प्राइस मतलब अगर हम लोग इंटरेस्ट दे के पे कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट के साथ खरीद रहे हैं, अगर हम लोग पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, तो हायर परचेज में क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। तो डाउन पेमेंट अगर कुछ हुआ तो वो देना पड़ेगा, प्लस क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट। जितने इंस्टॉलमेंट बता रहे इंस्टॉलमेंट में देना है, इंस्टॉलमेंट है। तो ये हायर परचेज प्राइस है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते 30,000 करके जो आते हैं वो ईएमआई बन जाएगा, सॉरी बार बार ईएमआई बोलते रहे, इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, क्योंकि ये मंथली है नहीं, ईयरली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का 3 साल का कैलकुलेशन। ठीक है, हम लोग को कितना कितना पे करना है, 90,000 पेबल बाय 3 इक्वल, क्योंकि इक्वल बोला है, एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक 30,000 दे देंगे, इस ईयर के एंड में एक 30,000 दे देंगे, इस ईयर के एंड में एक 30,000 दे देंगे। ठीक है, ये हम लोग का बन जाएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट। अच्छा, फिर बोल रहा है इसमें देखो कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अगर ये वाला पॉइंट नहीं भी बताता तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, 90,000 हायर परचेज प्राइस है। तो हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग का इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड है। अगर कोई डाउन पेमेंट है और उसके साथ इंस्टॉलमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट था, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब ही तो हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब डाउन पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हायर परचेज प्राइस। और जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें शायद डाउन पेमेंट है नहीं, अगर होता तो क्वेश्चन में बोल देता, इसमें डाउन पेमेंट 0 है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो इंस्टॉलमेंट है। अगर टोटल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 90,000 और ये हमें 3 बार में इक्वली पे करना है, तो 30 30 30 करके पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे दिमाग में पहले क्लिक होना चाहिए। और उसके साथ साथ दे भी दिया है कि कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फिर बोल रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बता दिया है, इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम। अच्छा, आगे क्या दिया है देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। हम लोग को कैलकुलेट करना है कैश प्राइस और इंटरेस्ट। एज्यूम दैट, अब ये वाला पॉइंट समझना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 years एट 5% इंटरेस्ट इज 2.723। मतलब
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, पहला बात है एन्युटी क्या होता है, हम थोड़ा सा एक लाइन में बता देते हैं। देखो नॉर्मली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर भी एफएम में भी इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो टॉपिक होता है। ए 1 रुपीज का 3 इयर्स का आज के डेट का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, देखो बोल रहा है कि 1 रुपीज जो है प्रेजेंट वैल्यू पे एन्युटी, पहला बात है एन्युटी का मतलब होता है कि इक्वल अमाउंट, एक इक्वल अमाउंट पीरियोडिक वे में हम लोग किसी को पे या रिसीव करें। जैसे जो होता है कि देखो रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हम लोग एक पीरियोडिक वे में, अब पीरियोडिकली कैसे हो सकता है, मंथली, ईयरली, डेली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो हम लोगों ने एक रिकरिंग डिपॉजिट किया है, ठीक है, मान लो पोस्ट ऑफिस पे एक आरडी किए हो, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, तो वहां पर क्या होता है, जैसे मान लो डेली का 100 रुपए करके जमा करोगे, ठीक है, तो ये हो गया एन्युटी, क्योंकि रोज 100 रुपए ही जमा करते हो, ठीक है, ये हो गया एन्युटी। अगर हम लोग इक्वल अमाउंट एक इक्वल पीरियोडिक वे में पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को एन्युटी बोला जाता है। इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आरडी 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एन्युटी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया। एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब होता है इक्वल अमाउंट का किसी को पेमेंट या किसी से रिसीव करना, और उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा, मतलब 10 साल, 5 साल, 6 साल जो भी होगा, और जो है इसका एक जो पैटर्न होगा पे या रिसीव करने का वो हमेशा इक्वल होगा, मतलब जैसे 1 मंथ के गैप में या 1 ईयर के गैप में या 6 मंथ के गैप में, ठीक है। हम लोग को बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जो चीज कभी 10 रुपए में मिलता था, ठीक है, आज वो खरीदने के लिए हमें देना पड़ता है सपोज 20 रुपए, ठीक है, तो आज के डेट पे 20 रुपए जो है उसका ऑन दैट मोमेंट मतलब मान लो अभी मान लेते हैं कि आज हम लोग के पास जो 10 रुपया है, ठीक है, 20 रुपया अगर हम लोग के पास है, फ्यूचर में 3 साल बाद अगर हमारे पास 20 रुपए आता है, ठीक है, मतलब कैसे समझाए, जैसे देखो यहाँ पर अगर हमारे पास फ्यूचर में जो 20 रुपया है आएगा, उसका आज का वैल्यू है 10 रुपया, ठीक है, आज का वैल्यू है 10 रुपया, ये कितने साल में 20 हो रहा है, सपोज 3 इयर्स में, ठीक है, 10 रुपीज जो है वो 3 इयर्स बाद उसका वैल्यू 20 हो जाएगा, लेकिन हमें प्रेजेंट वैल्यू बोला है। तो अगर हम लोग उल्टा रीड करते हैं कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई 20 रुपीज दे रहा है 3 साल के बाद, तो वो आज के डेट पे कितना हो रहा है, आज के डेट पे वो 10 रुपीज के बराबर हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, मैंने मान लो एक एफडी किया 1 लाख का, ठीक है, बैंक मुझे बोल रहा है कि आपको 3 साल के बाद हम लोग दे देंगे 1,20,000, फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 दे देंगे। तो 1,20,000 का एक्चुअली आज के डेट का जो 1 लाख है ना, हमें वही मिलता है, हम लोग सोच रहे हैं हमें एक्स्ट्रा मिलता है, नहीं, वो बहुत सारा रीजन, जैसे कि इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, एक्चुअली बैंक हमें कंपेंसेट करता है उतना। अब हम लोग क्यों बैंक में रखते हैं, क्योंकि हम लोग घर पे रख के इसे बढ़ा नहीं सकते, खर्चा कर देंगे, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डर से बैंक में रख देते हैं, भाई बैंक में रखेंगे तो सेफ रहेगा, घर पे रहेगा तो खर्चा कर देंगे, ठीक है। अब अगर अपने मन के ऊपर कंट्रोल है तो खर्चा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और दूसरा बात तो ये भी है ना, बैंक हमें 20,000 देगा, हम लोग खुद अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके क्या हर टाइम जो है अपने पास एलोकेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तभी हम लोग किसी प्रोसेस का हेल्प ले लेते हैं कि भाई रखेंगे तो वो 20,000 दे देगा, हम लोग 3 साल बाद अपने 1 लाख को 1,20,000 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो खुद ही खुद को इंटरेस्ट देना तो उतना आसान बात है नहीं है, इतना कोई मैनेज तो कर नहीं सकता, इसीलिए ये सब स्कीम चलता है। तो ये जो हमें पेमेंट किया जाता है ना, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होता है। जैसे मान लो आज किसी का एक जमीन है जिसका कॉस्ट है मान लो 5 लाख, ठीक है, वो सोच रहा है हम 3 साल बाद बेचेंगे तो मुझे 15 लाख मिलेगा, एक्चुअली 15 लाख नहीं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 7 लाख मिलेगा, वो सोच रहा है 3 साल बाद मुझे ज्यादा मिलेगा। अरे 3 साल बाद ज्यादा वादा नहीं मिलता है, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद पैसे का वैल्यूएशन गिर रहा है ना, उस हिसाब से मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ जगह पे लोकेशन वाइज लैंड का वैल्यू बढ़ सकता है, स्पेसिफिक किसी रीजन से, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली हम बता रहे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के वजह से पैसे का जो परचेसिंग पावर कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर इसीलिए देखो क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी किस चीज का बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है एन एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 इयर्स, मतलब 1 रुपी अगर 3 इयर्स 5% इन्फ्लेशन चल रहा है, इंटरेस्ट का मतलब 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी 3 इयर्स के लिए, और 5% इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है उसका आज के डेट का वैल्यू है 2.723 प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, मतलब 2.723 ये बता रहा है, 2.723 मतलब 1 रुपया फ्यूचर में ये कितना हो रहा है, ये 3 रुपया हो रहा है, मतलब सीधा बात है
3 साल बाद जो 3 रुपए है वो आज के डेट पे उसका वैल्यू 2.723 है। फ्यूचर में जो 3 रुपीज होगा, अगर हम लोग 111 करके डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में 3 रुपए मिलेगा 5% रेट के हिसाब से। एक्चुअली उस 3 रुपए का आज के डेट का वैल्यू 2.723 है, अगर ये 5% रेट पे चल रहा है। अब ये हम करके भी दिखा देते कैसे होगा। जैसे देखो ये 1 रुपीज का वैल्यू यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, 5% का मतलब कितना हो जाता है 5/100, ठीक है। तो 5/100 का मतलब 0.05, ठीक है। अब ये देखो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 रुपीज। क्यों कर रहे हैं देखो हम बता रहे हैं, 1 प्लस 0.05 मतलब 1.05। जो आज 1 रुपया है, जो आज 1 रुपया है वो 1 साल बाद 5% पे 1.05 हो जाएगा। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आज मुझे 1 रुपीज में मिल रहा है, 1 साल बाद लेने के लिए अगर ये इन्फ्लेशन 5% के हिसाब से चल रहा है तो वो 1.05 हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये 1 ईयर बाद, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये कैसे आ रहा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये कैसे आया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करो 1 डिवाइडेड बाई 1.05। पहले हम लोग ये निकालेंगे, ये होता है डिस्काउंटिंग। बता रहे हैं क्या होता है, देखो पहले ये निकाल लो, हम बता देते हैं। 0.95238 है, 24 लेंगे, 4 डिजिट्स का हम यूज करेंगे। 0.9524, 0.9524, ठीक है। अच्छा इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर 2, ठीक है, 2 बार। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.05 डिवाइडेड बाई 1.05, तो ये कितना आ गया, एक बार लिख लो, हम बताते क्या है। 0.9070, यहाँ पर लिखते हैं 0.9070 और 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर 3। 1 डिवाइडेड बाई 1.05 डिवाइडेड बाई 1.05 डिवाइडेड बाई 1.05, तो ये आ रहा है 0.8638, 0.8638। अब ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, देखो 0.9524 प्लस 0.9070 प्लस 0.8638, 2.723 आ गया। देखो 2.723 आ गया। अब ये क्या है देखो, ये तुम लोग को सीखना जरूरी नहीं है क्योंकि तुम लोग को कोई ये नहीं पूछेगा अकाउंट्स में, ठीक है। जब एफएम करोगे तब का तब देखा जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, 1 रुपीज का वैल्यू कम हो रहा है। कम होने से क्या होता है, डिस्काउंटिंग होता है। डिस्काउंट यानी कि डिवाइड होता है, ठीक है। तो 1 रुपए का वैल्यू अगर 1.05 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, तो वो डिवाइड करने से मिलेगा। तो ये फर्स्ट ईयर का कम होना, इसीलिए एक बार टू दी पावर 1, सेकेंड ईयर होगा तो टू दी पावर 2, थर्ड ईयर होगा तो टू दी पावर 3। इसका बहुत सारा लॉजिक है, इतना लॉजिक अभी हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, रेलिवेंट भी नहीं है और अभी बता के फायदा भी नहीं है क्योंकि ऐसा तुम लोगों से पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है तो हम इसीलिए मैंने बता दिया कि हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे फर्स्ट ईयर में 1 रुपीज का वैल्यू 0.9524 हो जाएगा। ये देखो ये 1 रुपीज 0.9524 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में 0.907, ये देखो 0.9070, ठीक है, 0.9070, फिर 0.8638, मतलब कम होते जा रहा है 0.8638, ठीक है। मतलब ये 1 रुपीज का आज के डेट का वैल्यू, ठीक है, 1 रुपीज का 1 ईयर बाद का वैल्यू, ठीक है, 1 रुपीज का 1 ईयर बाद का वैल्यू, 1 रुपीज का फिर 1 ईयर बाद का वैल्यू, फिर 1 रुपीज का 1 ईयर बाद का वैल्यू। मतलब ये फ्यूचर में तो 3 देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 3 रुपए को अगर हम लोग बैक में चेक करते हैं कि ये 3 रुपए में मुझे कैसे रिसीव हुआ 111, ठीक है। तो ये 1 का फ्यूचर वैल्यू, ये 1 का फ्यूचर वैल्यू, ये 1 का फ्यूचर वैल्यू, तीनों 1 का फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये 1 का फ्यूचर वैल्यू, मतलब ये 1 यहाँ पर कितना वैल्यू था, 1 साल में इसका वैल्यू कम हो गया, ठीक है। फिर ये 1 का फ्यूचर वैल्यू, ये वाला, ठीक है। फिर ये वाले 1 का फ्यूचर वैल्यू, मतलब मुझे आगे लिखना चाहिए था, और तीनों 1 का फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये चीज बता रहा है। मतलब आज अगर हम लोग, हमारे पास ये पैसा है तो 1 साल बाद 5% के हिसाब से हमारे पास 1 रुपए होना चाहिए सेम चीज को खरीदने के लिए। मान लो ये पैसा देके हमें आज जो भी मिल रहा है खरीदने के लिए, ठीक है, आज अभी, तो 1 ईयर बाद अगर ये
इन्फ्लेशन चल रहा है तो हमें उसके लिए 1 रुपीज रखना पड़ेगा, ठीक है, इस हिसाब से होता है। ठीक है, चलो अभी इतना समझना काफी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है हम लोग का। तो ये एन्युइटी का मतलब मैंने बता दिया कि 3 साल का, ये जो बताया ना, देखो अब लैंग्वेज समझ में आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 1 रुपीज फॉर 3 ईयर्स, 3 साल में जो 1 रुपीज करके, अगर हम लोग देखें 3 रुपीज का, बेसिकली 3 रुपीज का 3 साल आज का वैल्यू ये है। अगर ये आज का वैल्यू है, 3 साल बाद 3 रुपीज हो जाएगा 111 का वैल्यू, ठीक है, 3 रुपीज का 3 साल पहले का वैल्यू ये निकल के आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू। अब हमें करना क्या है, हम लोग को देखो, अगर हम लोग किसी को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 1 रुपीज का अगर इंस्टॉलमेंट हो रहा है, जैसे 30,000 है, सेम तरीके से 1 रुपीज का अगर इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो टोटल 3 रुपीज हो रहा है, ठीक है, उसका आज का वैल्यू हो रहा है 2.723। अब इसके साथ कंपेयर करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। कैश प्राइस इक्वल टू, सिंपल ऐसे हो जाएगा, क्वेश्चन तो छोटा सा ही है बट वो एन्युइटी वाला समझाना पड़ता है। कैश प्राइस कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 2.723, ठीक है, ये कैश प्राइस हो जाएगा इंटू 30,000, ठीक है, तो ये कितना आ गया 81,696। मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का ये जो 30,000 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले फैक्टर से, एन्युइटी फैक्टर से, तो हमें क्या मिला, आज के डेट का वैल्यू मिल गया, ठीक है, आज के डेट का वैल्यू मिल गया, जो कि हम लोग का कैलकुलेट होके आ रहा है कितना, यहाँ पर ये देखो 81,690। तो आज का जो वैल्यू है वही तो हम लोगों का क्या है, कैश प्राइस है, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला दे देते तो फिर हमें इतने सारे ईएमआई वगैरह का जरूरत नहीं होता, तो आज के डेट का वैल्यू हम लोग का निकल गया कैश प्राइस, ठीक है। तो कैश प्राइस हम लोग का इतना हो गया। और अगर पूछे कि इंटरेस्ट बता दो तो इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, हम लोग को देना है 30,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट, और कैश प्राइस है 81,696। अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं लेते, इंस्टॉलमेंट लेने की वजह से हमें देना पड़ रहा है 90,000, अगर नहीं लेते हमें इतने से कैश में लेना पड़ता मशीन को, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है यही हम लोग का इंटरेस्ट हो जाएगा 8304, ठीक है, 8304, 81,696 आ रहा है मेरा। एक मिनट देख लेते हैं कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं। 30,000 इंटू 2.723, 81,690। अच्छा, मैंने बाई चांस यहाँ 6 लिख दिया, 000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80,90,000 माइनस 81,690, 8310, ये निकल के आ रहा है, ठीक है, 8310 ये निकल के आ रहा है। तो हम लोग का इंटरेस्ट ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को शायद इंटरेस्ट पूछा था क्या, एज्यूम द प्रेजेंट वैल्यू, हम लोग को क्या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। हाँ, तो कैश प्राइस भी निकल के आ गया, इंटरेस्ट भी निकल के आ गया। अगर कैश प्राइस निकल जाएगा तो इंटरेस्ट तो आराम से निकल जाएगा। हायर परचेज प्राइस से अगर हम लोग कैश प्राइस को लेस कर देते, क्योंकि हायर परचेज प्राइस में क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस में क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इससे अगर हम लोग कैश प्राइस को माइनस, कैश प्राइस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ डाउन पेमेंट था नहीं, कैश प्राइस का मतलब प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल आउट, तो क्या बचता है, इंटरेस्ट बचता है, तो ये कैलकुलेट हो गया। और कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, हम लोग को बता दिया है कि हम लोग का जो 3 इयर्स का जो मतलब कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, 5% इन्फ्लेशन की वजह से। रेट हमें दे ही दिया है, कैलकुलेशन हमें करना नहीं पड़ता है, रेट तुम लोग को भी दे देगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रेजेंट वैल्यू जो है 1 रुपी का 3 इयर्स का वो कुछ इतना हो रहा है, ठीक है। तो 1 रुपीज का अगर इतना हो रहा है, 30,000 का कितना होगा, ज्यादा, ठीक है। जो हम लोग यूनिटरी मेथड करते हैं, 1 रुपीज का अगर 2.723 है तो 30,000 का कितना होगा, 81,690, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैश प्राइस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 4, देखते हैं इसमें क्या बोला है। ओम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इन्होंने क्या किया है, मशीन परचेज किया है हायर परचेज बेसिस पे कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड से। कैश प्राइस है 80,000 बता दिया है, डाउन पेमेंट बता रहा है जब एग्रीमेंट साइन हुआ 21,622, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट देना है 15,400 रुपीज करके,
द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डाउन पेमेंट। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट कैसे होगा? पहला इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हो जाने के 12 months बाद, 12 months बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा पहला, और ऐसा 5 इंस्टॉलमेंट लगातार चलेगा हर साल 15,400 करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डेट का मैटर है, डेट देख लेते हैं कैसे हमें बताया है। कैश प्राइस बता दिया 80,000, डाउन पेमेंट 1/1/2001 में किया गया, 1/1/2001 में डाउन पेमेंट किया गया है 21,622। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट देना है 15,400 करके, फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। ठीक है, तो डेट ऑफ डाउन पेमेंट के 12 months के बाद, मतलब इसका 12 months यहाँ हो जाएगा 31 दिसंबर 2001। इसके बाद से डाउन पेमेंट स्टार्ट होगा। मतलब क्या बोला है? फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 months, एंड ऑफ 12 months फ्रॉम द डाउन पेमेंट, मतलब यहाँ पर होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे होगा। अच्छा, ये कब पे होगा? ये हम लोग का हो जाएगा 15 कितना पे होगा? 15,400 ऐसा करके। सेकेंड 31 दिसंबर 2002 में हो जाएगा, फिर 31 दिसंबर 5 टाइम्स होगा, 2003 हो जाना चाहिए, फिर 31 दिसंबर 2004 हो जाना चाहिए, 1 2 3 4, और ये लास्ट 2005। वैल्यू जो है यही वाला होगा 15,400 15,400 15,400 15,400। कैश प्राइस भी हमें प्रोडक्ट का बता दिया है। कैश प्राइस जो है मशीन है ये 80,000। ठीक है, तो पूछा क्या है देखते हैं। पूछा है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया, टोटल इंटरेस्ट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले लिख लेते हैं, 10% पर एनम। फाइंड आउट करके देना है टोटल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है ये बताना है। और तो ये अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, वो सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब हमारा स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए हमें? हम लोग को यहाँ से इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना है हर एक ईएमआई में, सॉरी हर एक इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेते हैं, पीछे ही करते हैं, यहाँ पर तो होगा नहीं। प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश प्राइस, जो कि ओवरऑल प्रिंसिपल होता है। कैश प्राइस क्वेश्चन में बता दिया था 80,000 है, कैश प्राइस 80,000 है, डाउन पेमेंट बता दिया है, तो जो डाउन पेमेंट है वो हमारा कंसिडर नहीं होगा ना। अगर हम लोग कुछ डाउन पेमेंट करें तो बाकी अमाउंट ही हमारा लोन होगा जो हम लोग नहीं पे कर रहे हैं। 21,600 ऐसा ही कुछ था, हाँ, 622 माइनस करते हैं 80,000 माइनस 21,622, तो ये हो गया 58,378। ये हम लोग का बैलेंस है। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इतना पे कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, इसका इंस्टॉलमेंट करना है, तो इसका इंस्टॉलमेंट कर दिया गया। इंस्टॉलमेंट बता भी दिया है कितने का है, हर एक इंस्टॉलमेंट 15,400 का है। ठीक है, अब इसमें हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर लेंगे। सबसे पहला बात है, जो अमाउंट हम लोग बाकी रख रहे हैं हमारा इंटरेस्ट उसी पे लगता है, तो 58,378 ये अगर हम लोग किसी को नहीं देंगे तो वो हमारा कंसिडर करेगा कि आपका लोन इतना अमाउंट से चालू हो रहा है और आपको आपके लोन पे 10% इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है? ये हो गया 5837.8 होगा। ठीक है, और 37 को हम लोग 8 कर सकते हैं, मतलब ये देखो एक डिजिट कम हो जाएगा ना, 58,378 इंटू 10%, 5837.8, इसलिए मैंने 5838 कर दिया, ये हो गया इंटरेस्ट। अच्छा, अब हमें बोला है हर इंस्टॉलमेंट का भी इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। ठीक है, इसका निकाल के दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया
इसमें ये तो ऑलरेडी निकल ही गया, 5838 ये निकल गया। अगर प्रिंसिपल चाहे तो बल्कि निकाल सकते हैं, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं बैलेंस करके। तो यहाँ पर 15400 माइनस 5838, वैसे पूछा नहीं है, ठीक है निकाल लेते हैं, 9562 ये बैलेंस करके निकाल रहे हैं, ठीक है ये बैलेंस करके निकाल लिया। ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, निकालना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बैलेंस बचा हुआ है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस, जैसे ही हम लोगों का इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट हो जाता है तो इंस्टॉलमेंट पे भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेट करना तो काफी नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे हो गया, मत इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लिया कि हमें इतना पे करना है, तो पे भी करना पड़ेगा। तो जब हम लोग पे कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल का कॉलम है, तो यहाँ से प्रिंसिपल ही डिडक्ट करेंगे जो कि है 9562, ठीक है ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग पे करते हैं, अभी कौन सा वाला प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि P1, ठीक है। तो ये हो गया 9562, ये पे करने से कितना बच रहा है, माइनस 58378, तो ये हो गया 48816, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रिंसिपल पे कर दिया पहला, और हम लोग का ये आउटस्टैंडिंग हो गया बैलेंस। अब हमारा इंटरेस्ट उतने पे लगेगा जितना हमारा अभी आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट लग जाएगा 48816 पे 10% इंटू 10%, तो 4881.6 है, हम इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट। अच्छा, अब हम लोग इंस्टॉलमेंट तो हमें पता है 15400 है, इस पे लोन का इंटरेस्ट आ रहा है 4882, तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना आएगा जो हम लोग बैलेंस करके निकाल सकते हैं ये दोनों में, तो 10,518 ये हो जाएगा। अब जैसे प्रिंसिपल का पता चला तो हम लोग जब ईएमआई पे करेंगे तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल भी कम हो जाएगा, प्रिंसिपल कम होता जाएगा तभी ना हमारा लोन का वैल्यू भी कम होगा। अब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर 48816, 38,298 ये हम लोग का बैलेंस आ रहा है। अब फिर इस पे हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट 38,298, इस पे हम लोग देंगे इंटरेस्ट 10%, तो देखते हैं कितना होगा, 3829.8, मतलब 3829, मतलब इसको 30 कर लेते हैं, 1 ऐड कर लिया मैंने। फिर से वही ईएमआई 15400, मतलब इंस्टॉलमेंट, ठीक है 3830, अब इसका बैलेंस करके निकाल लो, 15,400 माइनस 3830, 11,570, 11,570 यहाँ से लेस कर देते हैं P3, 11,570 माइनस करने से आएगा 82, 26,728, 26,728, ये हम लोग का हो गया बैलेंस। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 26,728, इस पे 10% का इंटरेस्ट लग जाएगा, 2,672.8, मतलब इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 15,400, 2673, 12,727, ठीक है 12,727, ये हम लोग का प्रिंसिपल कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकंड प्रिंसिपल, लेस कर देंगे P2, 12,727 माइनस करते हैं 14,001 आ जा रहा है, ठीक है 14,001 रुपीज आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 14,001 इंटू 10%,
1400.1 आ रहा है, तो 1400, ठीक है। तो यहाँ पर EMI 15,400, यहाँ पर लिखेंगे 1400, बैलेंस करके देखते हैं कितना आ रहा है प्रिंसिपल। तो 15,400 माइनस 1400, तो बैलेंस करके 14,000 ही आ रहा है। ₹1 का थोड़ा सा इधर उधर इसीलिए हो गया होगा, अप्रोक्सीमेशन के वजह से, और कुछ नहीं, ठीक है। ये बैलेंस था -P1 1400। यहाँ पर ₹1 ना, मुझे लगता है कहीं पर मुझे थोड़ा सा उसे एडजस्ट कर देना चाहिए। वो क्या हो रहा है ना, पॉइंट में आंसर्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, इसी वजह से हमारा ₹1 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो ये ₹1 निकल के नहीं आ रहा है। हम ऐसा कितना लिखे कि मेरा ₹1 एडजस्ट हो जाए। ये 12,728 कर देते हैं इसे, ठीक है। मतलब इसे 8 करने के लिए इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 2 लेना पड़ेगा। मतलब इसे हम राउंड नहीं कर सकते, अगर नहीं करेंगे तो मैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं लास्ट वाले डिजिट्स में आके, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं इसे। मतलब ये देखो 26728 इंटू 10% करने पे हम लोग का जो भी वैल्यू आ रहा था, मैंने 2.8 को 3 कर लिया था, तो हम इसको 2 ही रख रहे हैं। इसको 2 रखने से वो 1 वाला मैटर जो है एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 2 रखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर ये वाला हम लोग का माइनस करने से 15,400 माइनस 2672, नहीं तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ना। 1272 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर 8 हो जाएगा, और अगर ये वाला 8 हो गया तो यहाँ पर 8 माइनस हो जाएगा। 8 माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का वैल्यू 7 की जगह 8 हो जाएगा। 8 होने से ये 0 हो गया, और ये 0 होने से इसके साथ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और इसके साथ कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं, ठीक है। मतलब और कुछ नहीं बचा, इस तरीके से हमारा पेमेंट हो गया। हम लोग को पूछा था टोटल इंटरेस्ट बताने के लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट का ऐड कर लो, इंटरेस्ट का कॉलम, टोटल इंटरेस्ट पता चल जाए। 5838 प्लस 4882 प्लस 3830, ठीक है, ये 0 लिखा हुआ है, प्लस 2672 प्लस 1400 18622, ठीक है। यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 18622, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पर लिख दो 18622, ठीक है। अच्छा, और कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला था, देखते हैं। और बोला था कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट ये तुम लोग खुद लिख लेना, ठीक है। ये तो कैलकुलेट हो गया। तो इंटरेस्ट इंक्लूड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5838, इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4882, इन थर्ड इंस्टॉलमेंट 3830, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2678 एंड फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 1400। ये तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हम और नहीं लिखवा रहे हैं। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 5 दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है देखते हैं। हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड एक्वर्ड ए डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेज। इन्होंने एक डिलीवरी वैन लिया अपने बिजनेस के लिए हायर परचेज पे 1 अप्रैल 2001 पे फ्रॉम गणेश एंटरप्राइज। द टर्म वेयर एज फॉलोज, परचेज प्राइस, सॉरी, हायर परचेज प्राइस, नॉट परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 ईयर। मतलब ये वाले कंसेप्ट की तरह जैसे अभी हम लोगों ने पहला वाला किया, डाउन पेमेंट करने के 1 साल बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेएबल आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, मतलब जब खरीद रहे हैं, जब खरीद रहे हैं मतलब 1/4 के बाद, ये एक्चुअली ऐसे हो रहा है, 1/4 2001 में खरीद रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर, मतलब 31 मार्च 2002 में, या फिर 1 अप्रैल 2002 में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ईयर यही होता है, या तो एंड में, अगर बोलेगा कि ईयर एंड में देना है तो तब देना पड़ेगा, अगर बोलेगा कि मंथ के स्टार्टिंग में देना है तो 1 डे को देना पड़ेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब ये, और उसके बाद 1 साल बाद, ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 1 2 3 आफ्टर 3 ईयर्स थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर 1 2 3 4 आफ्टर फोर्थ ईयर, ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज इस तरीके से दिया है, बात एक ही जैसा है, ठीक है। कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। नेक्स्ट क्या बोला है देखते हैं।
कैश प्राइस ऑफ वैन 1,50,000 वर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूड इन ईच इंस्टॉलमेंट। सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैलकुलेट करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ना जल्दी निकल जाएगा मुझे जितना लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास हायर परचेज प्राइस है, डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, तो पूरा कैलकुलेशन थोड़ी ना करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा सा है, लेकिन आंसर इतना सारा चीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी तरह हमें नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। एचपी प्राइस पता है, बोल रहा है कि हायर परचेज प्राइस 1,80,000, तो यहाँ पर लिखते हैं हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है। अगर किसी चीज का डाउन पेमेंट है तो वो प्लस जितने भी इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे करना है, टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये होगा हायर परचेज प्राइस, ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस कितना बताया है? 1,80,000। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउन पेमेंट है? हाँ है, 30,000 डाउन पेमेंट है। तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट। अच्छा, ये भी वैसे दिया हुआ है, ये भी वैसे दिया हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट भी तो दिया हुआ है, तो इसको टोटल करने से मेरा इतना आ जाएगा शायद। देख लेते हैं एक मिनट, आना तो चाहिए। 50 और 50, 1 लाख और यहाँ पर 1,50,000 है ना, ये तो दिया हुआ है। टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है 1,50,000, और ये 1,80,000 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इससे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ये वाला करके फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सारे वैल्यूज पता है। तो ऐसा क्या करें कि हमें इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, टोटल इंस्टॉलमेंट लिख दिया, टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि देखो हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या है? हायर परचेज प्राइस का मतलब डाउन पेमेंट प्लस इसमें क्या इंक्लूड होगा? टोटल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हायर परचेज प्राइस का मतलब ये वाला, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं, मैंने तो लिखा ही है। ये देखो हायर परचेज प्राइस का मतलब ये हो गया, मतलब ये जो 1,80,000 हमें गिवन है, इसमें हम लोग का डाउन पेमेंट भी इंक्लूडेड है और इंस्टॉलमेंट का वैल्यू भी इंक्लूडेड है। और कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैश प्राइस फिर कितना हो जाएगा? कैश प्राइस ये देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, ये रहा कैश प्राइस बता रखा है 1,50,000, ये देखो बोल रखा है 1,50,000। अगर हम लोग नगद यानी कैश में लेते 1,50,000 देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने क्योंकि हायर परचेज में लिया है तो हमें देना पड़ा 1,80,000। कैश में भी डाउन पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन देखो डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग बाकी पैसे बाद में देंगे तभी डाउन पेमेंट, अगर पूरा पैसा दे के लेना है तो उसमें पूरा ही देना है, उसमें डाउन पेमेंट का क्या कंसेप्ट है। हाँ, एक बुकिंग हो सकता है कि हम पहले कुछ पेमेंट करके बुक कर देते, 2 दिन बाद आके पूरा पैसा देके लेके चले जाएंगे, वो हो सकता है। तो कैश प्राइस जो है 1,50,000 और हायर परचेज प्राइस 1,80,000, इसमें क्या इंक्लूडेड है? इसमें डाउन पेमेंट और टोटल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड है। और इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूड होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो क्या इसमें क्या इंक्लूड है? डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या इंक्लूडेड है? डाउन पेमेंट और प्रिंसिपल। कैश प्राइस का मतलब यही प्रिंसिपल्स, तो अगर हम लोग ये दोनों में लेस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो वही निकाल रहे हैं। 30,000 हम लोग को क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। तो पूछा भी यही था, देखो टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब इंटरेस्ट इंक्लूड इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, जिसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? जिसके लिए हम लोग को यहाँ पर देखो इक्वल ईएमआई तो है नहीं, मतलब ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके सारे इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल, इसीलिए सेम तरह से ही होगा, ऐसे ही मैंने सोचा था पहले। टोटल इंटरेस्ट निकल गया, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट जो है, रेट देख लेते हैं इंटरेस्ट का। टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट तो बताया है नहीं, इंटरेस्ट रेट तो पता नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, ये 50,000 बोला है, बट इसमें रेट नहीं दिया है, तो
रेट तो होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट कर देने से हो जाएगा। बोलो। जितना इंटरेस्ट टोटल है उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे तो हो जाएगा शायद। प्रोपोर्शनेट कर देने से हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट कौन से बेसिस पे करें? मतलब नॉर्मली प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन उसका हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोपोर्शनेट कब होता है? रेशियोज में लास्ट दिन किया था ना हम लोगों ने, लास्ट क्वेश्चन जो किया था, ये होता है अगर हम लोग का ओनली रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल व्हेन क्वेश्चन से द इक्वल ईएमआई, इक्वल ईएमआई दैट इज इक्वल प्रिंसिपल, बट इसमें इक्वल प्रिंसिपल है कि नहीं वही तो नहीं पता चल रहा है। मतलब देख के तो नहीं पता चल रहा इक्वल है कि नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे यहाँ पर। प्रोपोर्शनेट अगर करेंगे तो किस बेसिस पे करें ये सोच रहे हैं हम। हमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेना चाहिए। एक मिनट हम चेक कर लेते जो क्वेश्चन है, क्या मैंने आधा अधूरा ये रिकर टू टोटल इंटरेस्ट। इसको एक्चुअली आईआरआर कंसेप्ट में करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हमें एक रेट जो है अपने आप से एजम्पशन लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसका ऐसा क्वेश्चन जो है नॉर्मली नहीं देगा, मतलब अगर देगा भी तो हमें इंटरेस्ट रेट बताएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं बताया, एजम्पशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसको और आगे नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे उसका हम बता दे रहे, क्यों नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही नहीं कर रहे। यहाँ पर हम लोग को तो पता है ना, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। हम लोग प्रोपोर्शनेट कर सकते थे, लेकिन अगर हमारा मंथली जो हम लोग का ईएमआई है उसमें अगर इक्वल प्रिंसिपल होता तो हम लोग जरूर प्रोपोर्शनेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, एक जो है आईआरआर एक कंसेप्ट होता है, उसके बेसिस पे डिस्काउंटिंग फैक्टर करके किया है। ठीक है, हमें मतलब यहाँ पर ना एक मतलब एजम्पशन के साथ देखा जाता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होने से इतना होगा, लेकिन ये सब हमें नहीं पूछता है, ये जरूरी नहीं है। हम लोगों ने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया। इस क्वेश्चन को तुम लोग इतना ही सोचो कि ये सिर्फ टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया है, ये वाला छोड़ दो। ठीक है, बाद में लास्ट में अगर हमें टाइम मिलेगा चैप्टर के लास्ट में तो हम बता देंगे कैसे होता है, बट अभी रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए भी नहीं है और हायर परचेस चैप्टर के लिए भी नहीं है। ठीक है, ये सब जो है एफएम का पार्ट हो जाता है, जरूरी नहीं। ये वाला पॉइंट अभी भूल जाओ, बाद में अगर टाइम होगा तो हम बता देंगे, लेकिन इसको प्रोपोर्शनेट मत कर दो, क्योंकि प्रोपोर्शनेट करने से गलत क्यों होगा? प्रोपोर्शनेट तभी हो सकता है जब हमें पता होगा कि इक्वल ईएमआई है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब इक्वल प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट में इक्वल प्रिंसिपल है कि नहीं वो तो हमें पता नहीं चल रहा है ना। इंस्टॉलमेंट तो पता है, ये सब इंस्टॉलमेंट है, बट इसमें इक्वल जो प्रिंसिपल है वो इक्वल है कि नहीं वो हम लोग पता नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस नहीं लगा पाएंगे। अगर हमें पता होता कि इक्वल प्रिंसिपल है तो हम लोग अप्लाई कर पाते ये वाले क्वेश्चन की तरह। ये जो लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसपे मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखो ये वाला, तब हम लोग कर पाते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई स्कोप नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन उस तरीके से बना हुआ नहीं है, उसमें आईआरआर कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दो। हम लोग अगर टाइम बचेगा तो हम वो वाला प्रोसेस सिखा देंगे, जैसे मैंने एन्युटी वाला बोला, बट एन्युटी तुम लोग को यहाँ कैलकुलेट करने नहीं देता है। वो नॉर्मली जो है एफएम में होता है, इंटर लेवल पे जिनका फाउंडेशन होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम लोग के लिए अकाउंट्स के लिए वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आ जाता है हम लोग का अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस ट्रांजैक्शन। मतलब मेनली अब अकाउंटिंग में हम लोग जा रहे हैं। अभी तक थोड़ा मैथ कैलकुलेशन से हम लोगों ने किया। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि हायर परचेस का जो मतलब कैलकुलेशन होता है, ट्रांजैक्शंस का जो एंट्री होता है वो दो बेसिस पे होता है। एक कैश प्राइस मेथड में होता है, एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में होता है। हम लोग को ये दो मेथड समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सब एंट्री इसी मेथड से होने वाला है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड लिखा हुआ है। हम समझा देते हैं कि कैसे करके ये होता है। कैश प्राइस मेथड यहाँ पर सारी चीज लिखा हुआ है, जर्नल वगैरह भी दिया हुआ है। अच्छा, हम पहले समझाते हैं, देखो कैश प्राइस मेथड में कैसे कैलकुलेट होगा। पहले हम लोग कैश प्राइस मेथड ही करें। यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर हमें क्या एंट्री करना पड़ता है। इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। एक सेकंड देखते हैं क्वेश्चन के साथ ही क्या हम लोग जर्नल एंट्री कर पाएंगे।
पहले कौन सा दिया, गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचपी मेसर्स फ्रॉम जनवरी दिसंबर एंड शो द रेलिवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेसर एज ऑन 31 दिसंबर। किस बेसिस पे करने बोला है यहाँ पर? अच्छा, इंटरेस्ट सस्पेंस उसके बाद दिया है, मतलब इसे हमें कैश प्राइस मेथड पे करना है ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कैश प्राइस मेथड में क्या होता है देखो, हम बताते हैं, पहले यहाँ से ही बता देते हैं एक बार। यहाँ जर्नल एंट्री दिया हुआ है, देखो हायर परचेस में अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट। और जैसे हम लोग क्रेडिटर लिखते हैं ना, क्योंकि देखो क्रेडिट तो होगा ही, क्योंकि हम लोग पूरा थोड़ी ना पेमेंट कर रहे हैं, तभी तो हायर परचेस है, नहीं तो फिर हायर परचेस पढ़ने का क्या फायदा, हम लोग पूरा पेमेंट करके नहीं खरीद रहे। तो एसेट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर के जगह यहाँ पर लिखना पड़ता है हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। हायर वेंडर लिखो, या फिर अगर हमारे पास नाम है, क्वेश्चन में नाम एप्लीकेबल है तो फिर वो नाम लिख दो जो हायर वेंडर। ये हम लोग किसके बुक्स में एंट्री सीख रहे हैं, परचेजर। तो परचेजर जब हायर परचेज पे कुछ खरीदने जाता है उसके पास एसेट आता है, नॉर्मली हम लोग एसेट ही खरीदते हैं हायर परचेज में। और हायर वेंडर, अब यहाँ पर कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा, जितने अमाउंट का हम लोग एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहला काम होता है डाउन पेमेंट, अगर कुछ है वो करना। तो जब डाउन पेमेंट करेंगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा टू कैश या बैंक होगा, और डेबिट किसको करेंगे, हायर वेंडर को। क्यों, देखो जैसे अगर हम लोगों ने एक 1 लाख का एसेट खरीदा तो हम लोगों ने 1 लाख का क्रेडिट जनरेट किया। अब इसमें हमारा डाउन पेमेंट था सपोज 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10,000 करके हम लोग को हायर वेंडर को कम करना पड़ेगा, यानी अभी हमें 90,000 पे करना है। अब इसका इंस्टॉलमेंट होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये हो गया, अब हमारा पूरा जर्नल एंट्री ना कैलकुलेशन जैसे होता है उसी पे बेस होगा। अब सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। जैसे देखो हम लोग जब ये क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कैश प्राइस से डाउन पेमेंट लेस करते हैं। तो पहला दो एंट्री वही हो गया, पहले कैश प्राइस से एंट्री हो गया, फिर डाउन पेमेंट का एंट्री हो गया, फिर बचे हुए अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से ही करना है, ठीक है। फिर हम लोग इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होगा, जो परचेजर है उनके लिए इंटरेस्ट जो है उनका एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको देना है, हायर वेंडर को, तो टू हायर वेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पूरे साल ड्यू हुआ, और जैसे ईयर एंड आया, अगर ईयर एंड में ईएमआई देना है, मतलब सॉरी इंस्टॉलमेंट देना है, तो हम लोग फिर इंस्टॉलमेंट का पे करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर रहे हैं तो फिर से पॉकेट से पैसा गया टू बैंक, और वेंडर जो हमारा क्रेडिटर है वो उतने अमाउंट से कम हो जाएगा, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हम लोग एसेट यूज कर रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। देखो भले ही हमारा ओनरशिप नहीं आया हो, क्योंकि ओनरशिप तो किसी और के पास है, मतलब जो सेलर है, अभी तो हमारे पास पोजीशन है, लेकिन A10 जो होता है वो हमें ये बोलता है, अगर जब तुम लोग A10 करोगे या फिर जिन्होंने कभी किया है तो देखना कि A10 हमें ये बोल रहा है कि पोजीशन, अगर हम लोग एसेट का यूज कर रहे हैं तो डिप्रिशिएशन भी हम लोग अपने बुक्स में दिखाएंगे। तो यूज कौन कर रहा है, यूज कर रहा है जो परचेजर है, भले ही उसका ओनरशिप नहीं है, यूज तो वो कर रहा है, तो वो अपने अकाउंट्स में डिप्रिशिएशन दिखाएगा, क्योंकि एसेट डिप्रिशिएट होता है। तो डिप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिशिएशन होने से एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। अब कितना डिप्रिशिएशन लगाना है वो क्वेश्चन में हमें जरूर बताएगा कि कितना परसेंटेज डिप्रिशिएशन लगाना है। अब क्या होगा, ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में हम लोग पीएल में अपना जो भी एक्सपेंसेस है उसे चार्ज करेंगे, तो एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एक डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। इनकम तो कुछ है नहीं यहाँ पर कि क्रेडिट करे, तो ये देखो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिशिएशन, ये एंट्री हमें करना चाहिए। और देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट कैसे होगा, तो एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है, ये जो है टी शेप में नहीं बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो एसेट में क्या दिखाएंगे, फिक्स्ड एसेट, एसेट एट कैश प्राइस, जितने का हम लोगों ने एसेट खरीदा और जितना डिप्रिशिएशन हुआ, तो आज के डेट पे एसेट का बुक वैल्यू क्या है 1 ईयर यूज करने के बाद। और लाइबिलिटी कैसे दिखेगा, लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम क्या है, हायर परचेस वेंडर या हायर परचेस क्रेडिटर, और अगर नाम पता है तो नाम लिख दो। बैलेंस इन हायर वेंडर अकाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट अब उनको देना है, पूरे एक साल में कुछ कुछ अमाउंट तो हम लोगों ने दिया है, जैसे कि कैश प्राइस में डाउन पेमेंट दिया था, उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट भी पे किया, तो अभी कितना अमाउंट उनका बाकी है जो हमें उनको देना है। और इंटरेस्ट अभी भी एक्रूड नॉट येट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट एक्रू तो हुआ है बट ड्यू नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है हमें कितना हर बार इंटरेस्ट देना है, लेकिन ड्यू कब होगा, जब पेमेंट का डेट आएगा। मतलब ये देखो यहाँ पर समझाते हैं, समझ जाओगे। ये सब क्या है, ये सब इंटरेस्ट एक्रू है, लेकिन
जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा तब ये ड्यू होगा, जिस दिन जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे होगा उस दिन ये ड्यू होगा। लेकिन ये सब क्या है, एक्रू। अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ हमें इतना ईएमआई इतना इंटरेस्ट भरना है, ठीक है। लेकिन जब जो पे होता है जिस डेट पे, वो उसका ड्यू डेट होता है। तो वही कंसेप्ट, तो यहाँ पर देखो यहाँ किया हुआ ही था, तो मैंने यहाँ से समझा दिया कैसे होगा। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर सेम वैसा ही करके हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो क्या बोला है इसमें, यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन Jan 1, 2001 HP मेसर्स एक्वायर्ड अ पिकअप वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम FM मेसर्स। तो ये कौन है, ये है हायर परचेजर, और ये कौन है, ये है हायर वेंडर। वेंडर यानी कि क्रेडिटर। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज फॉलोज। क्या बोला गया है, कैश प्राइस जो है वैन का 1 लाख है। 40,000 वेयर पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये डाउन पेमेंट है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो ये अमाउंट हम लोग का डाउन पेमेंट हो जाएगा। फिर बोल रहा है बैलेंस जो है वो पे करना पड़ेगा एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। तो देखो 1 लाख में से अगर हम लोग 40,000 पे कर देते हैं तो बचता है कितना, 60,000। इसे हमें कैसे पे करना पड़ेगा, 20,000 करके पे करना पड़ेगा। तो कितना इंस्टॉलमेंट होगा, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। ये हमें वो बता रहे हैं, ठीक है। मतलब जो सेलर है वो बता रहे हैं आपका ऐसा पेमेंट होगा। तो कितना बार पे करना पड़ेगा, 60,000 है, कितना बार पे करना पड़ेगा, 20,000 करके हर बार प्लस इंटरेस्ट, और 60,000 का प्रिंसिपल है। तो ये 20,000 क्या है, प्रिंसिपल है। तो हम लोग का इतना सारा इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पूछ रहे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट, 20 ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट होगा, जो इंटरेस्ट देना है वो देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट भी बता दिया, 6% करके देना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। डिप्रिशिएशन 10% लगेगा, जैसे कि मैंने बोला डिप्रिशिएशन बता देगा। और इसका मेथड भी बता दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन लगेगा और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट पे लगता है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द रिलीवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ HP मेसर्स फ्रॉम Jan 1, 2000 से लेके 31 दिसंबर 2003 तक, मतलब पूरे 3 इयर्स का दिखाना है। शो द रिलीवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर एज ऑन December 31। अच्छा, मतलब हम लोग को बैलेंस शीट भी दिखाना है, जर्नल एंट्री भी दिखाना है और लेजर भी दिखाना है, क्योंकि रेलिवेंट अकाउंट बोला है। तो हम पहले जर्नल एंट्री दिखा देते हैं, और टाइम बचेगा तो लेजर बताएंगे, नहीं तो वो तुम लोग घर पे एक बार ट्राई करना। इलस्ट्रेशन 6, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर, नाम यहाँ पर दिया हुआ था, परचेजर है HP मेसर्स। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट जिस दिन परचेज हुआ 1 Jan को, इस दिन परचेज हुआ, तो परचेज होने से क्या होगा, इनके पास एक एसेट आ रहा है। अच्छा, ये खरीद क्या रहे हैं, पिकअप वैन शायद, हाँ पिकअप वैन। तो यहाँ पर लिख देते हैं पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, क्रेडिट में खरीद रहे क्रेडिटर। लेकिन मैंने अभी भी बोला हम लोग क्रेडिटर नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं हायर वेंडर। यहाँ तो नाम है, नाम लिख देंगे FM मेसर्स, ठीक है। कितने का खरीदे, 1 लाख का। नरेशन तुम लोग लिख सकते हो या फिर यहाँ से देख लेना, यहाँ पर नरेशन लिखा है, यहाँ भी नरेशन है, इतना रेलिवेंट नहीं होता है क्योंकि हमें लेजर ही देता है। नरेशन लिख सकते हो आराम से, बीइंग एसेट परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 40,000 पे करना है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो कुछ डेट नहीं दिया है, तो मान के चलते हैं इसी दिन ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो आप पे करेंगे डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट पे करेंगे तो हमारा लाइबिलिटी 1 लाख से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्रेडिटर को कम कर देते हैं, मतलब हायर परचेज वेंडर को अकाउंट इनको डेबिट कर देंगे 40,000 से। डाउन पेमेंट 40,000 का है, टू कैश या बैंक, नॉर्मली बैंक ही यूज करते हैं हम लोग। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हो गया 40,000 बीइंग डाउन पेमेंट पेड, ठीक है। उसके बाद बैलेंस को पे कर
इंटरेस्ट के साथ, ये हमें बता दिया 6% इंटरेस्ट। अब सब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा कि पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया। 1 ईयर कब आएगा, 31 दिसंबर 2001। तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, पे तो हम लोग इंस्टॉलमेंट के साथ करेंगे, तो इंटरेस्ट ड्यू होने से इंटरेस्ट हम लोग का एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। पे नहीं कर रहे हैं अभी, ड्यू करके दिखा रहे हैं, तो पे किसको करेंगे, एफएम मेसर्स को, ठीक है। तो उनको हम लोग क्रेडिट करके दिखा रहे, कितना पे करना पड़ेगा इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर दिखा देते, ठीक है। तो ये देखो 1,00,000 रुपीज था, उसमें से 40,000 जो है हम लोगों ने पे कर दिया, तो बचा कितना यहाँ पर 60,000। अब 60,000 पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना है 6% पर एनम करके, तो ये हो जाएगा 3600, 3600, है ना। ऐसे करके हो जाएगा, मतलब तुम लोग चाहो तो ये टेबल बना लो, एक ही बात है। 3600 करके हमें पे करना पड़ेगा। ये 31 दिसंबर में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि हम लोग का इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ। अब हम लोग 31 दिसंबर को ही पे करेंगे अपना पहला ईएमआई, मतलब सॉरी इंस्टॉलमेंट। तो क्या हो जाएगा, एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट, इनको पे करेंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे टू कैश या बैंक, बैंक ही लिखेंगे, ठीक है। कितना पे करेंगे, 20,000 तो है ही, और उसके साथ साथ 3600, तो ये हो जाएगा 23,600। अब पूरे साल भर हम लोगों ने एसेट का यूज कर लिया, तो हमारा डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा यहाँ पर। तो डिप्रिसिएशन कैसे होता है, एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन। पिकअप वैन का वैल्यू 1 ईयर यूज करने की वजह से जो कम हो जाता है, उसी का नाम होता है अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन, ठीक है। पिकअप वैन कितने का था, पिकअप वैन था 1,00,000 रुपीज का, ठीक है। 1,00,000 में हम लोगों ने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, जितना हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 10%, मतलब 100 रुपए का चीज होता है तो 10 रुपए का डिप्रिसिएशन होता है, मतलब 90 उसका बैलेंस बचता है। तो हम लोगों ने कितना यूज कर लिया, 10,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन लगा, इसका मतलब हम लोगों के यूज करने की वजह से पिकअप वैन का वैल्यू 10,000 से कम हो गया, ठीक है। अब ईयर एंड आ गया, अब हम लोग अपना फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होता है। यहाँ कुछ इनकम का कंसेप्ट है नहीं हम लोग का, पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज कर दिया टू यहाँ पर डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन 10,000, इंटरेस्ट 3,600, टोटल 13,600। सेम इसी प्रोसेस में हमें 3 टाइम्स एंट्री करना है, ठीक है। क्यों 3 बार करेंगे, क्योंकि हमें पूरा 2003 तक करने के लिए बोला गया है। अब ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर को ही हमारा एंट्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हम लोग अभी परचेस तो नहीं कर रहे, ये एंट्री नहीं होगा, ये एंट्री भी नहीं होगा, हम लोग डाउन पेमेंट भी नहीं कर रहे, हमारा सीधा एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगा कि इंटरेस्ट कितना इस बार ड्यू हुआ, कितना हम लोगों का इंस्टॉलमेंट आ रहा है, डिप्रिसिएशन कितना, और उसका पीएल में चार्ज, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, जिनको देना है एफएम मेसर्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए शायद हम लोग को वर्किंग नोट क्या बना लेना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, चलो साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, एसेट था हम लोग का 1,00,000 का, यहाँ से हम लोगों ने 40,000 डाउन पेमेंट कर दिया, 60,000 बच गया, ठीक है। तो पहला इंटरेस्ट लग रहा है 60,000 पे 6%, यानी 3,600, और जो इंस्टॉलमेंट है ये हो जाएगा 23,600, क्योंकि प्रिंसिपल 20,000 है हर बार, ठीक है। तो यहाँ से कितना लेस हो जाएगा, 20,000, तो बचा कितना, 40,000, ठीक है। अब 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 2,400, ठीक है। 40,000 पे लगेगा तो ये 2,400 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 2,400, मतलब 22,400। चलो 2,400 होगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2,400। इसीलिए मैंने लगभग 2 क्लास ही इसी सारे कैलकुलेशंस पे लगा दिया, नहीं तो ये चैप्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ड्यू। अब हम लोग अपना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट 22,400 टू बैंक। अब डिप्रिसिएशन लगाएंगे एसेट पे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन।
तो कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिशिएशन लगता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख है, और रेट कितना है 10% पर एनम, और डिप्रिशिएशन हमेशा कितना दिन यूज हो रहा है उस पे लगता है। तो फर्स्ट टाइम भी पूरे 12 मंथ्स यूज हुआ, अभी भी पूरे 12 मंथ्स यूज हुआ, और ये रेट 12 मंथ्स का ही है। तो यहाँ से फिर से हम लोग 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका पीएल में चार्ज करेंगे। पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन तो 10,000, इंटरेस्ट 2,400, टोटल हो जाएगा 12,400 हो गया। अच्छा, ये सारा एंट्री लेकिन इसी डेट पे होगा। ठीक है, ईयर एंड पे हो रहा है, तो ये सारे एंट्री इसी डेट पे हो जाएंगे, 31 दिसंबर 2002, और लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2003। फिर से हमें इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, जिनको देना है उनको क्रेडिट करेंगे, एफएम मेसर्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना होगा चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड टाइम जब अपना प्रिंसिपल पे किया तो 20,000 कर दिया, बचा कितना 20,000। अब इंटरेस्ट लगेगा तो 20,000 पे 6% लगेगा, तो ये कितना हो गया 1,200। यहाँ पर 20,000 ऐड हो जाएगा तो 21,200। ठीक है, 21,200 हम लोग का जो है जो ईएमआई मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो हो गया। ठीक है, अब हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे, 1,200 लिख लेते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 1,200। अच्छा, अब हम लोग पे कर देंगे, तो एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना आया 20,000, इसमें ऐड हो जाएगा 21,200। अच्छा, अब पूरे साल भर डिप्रिशिएशन भी लग गया एसेट पे, तो फिर से वही डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन 1 लाख पे, क्योंकि एसएलएम है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। पूरे 12 मंथ्स यूज हुआ, ये 12 मंथ्स का ही रेट है, यानी कि 10,000। अब इसको हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे। पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिशिएशन। इंटरेस्ट आया 1,200, तो 11,200 ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को बोला है ये जर्नल तो हम लोगों ने कर लिया। ये देखो, गिव जर्नल एंट्रीज हो गया, सो द रेलिवेंट अकाउंट। अब हमें रेलिवेंट अकाउंट बना के देना है, मतलब लेजर पोस्टिंग करना है। ठीक है, चलो लेजर पोस्टिंग भी बताते हैं कैसे होगा। अच्छा, क्या क्या लेजर बनाएंगे, मतलब क्या क्या अकाउंट बनाना चाहिए। एक तो पिकअप वैन का बनाएंगे, और एक हम लोग बना लेंगे ये वाला एफएम मेसर्स, इनका बना लेंगे। ठीक है, एक डिप्रिशिएशन बना लेंगे, एक इंटरेस्ट का भी बना लेते हैं। चलो, तो ये बैंक का नहीं बना रहे। ठीक है, ये उतना नहीं आता है। नॉर्मली जो लेजर हमें सीखना चाहिए वही हम करके दिखा रहे हैं। एक हो जाएगा पिकअप वैन अकाउंट, इसमें 3 इयर्स का कैलकुलेशन आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का एफएम मेसर्स अकाउंट, मतलब जो वेंडर है उनका। नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं एक डिप्रिशिएशन अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट, और लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। अच्छा, तो देखो पिकअप वैन जब हम लोग परचेस कर रहे हैं, तुम लोग एंट्री देख के पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, हम और पेज नहीं चेंज करें, क्योंकि मुझे जो है याद है कि हमें क्या क्या डेटा लिखना है। तो सबसे पहले जब हम लोग कोई पिकअप वैन परचेस करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर की जगह यहाँ पर लिखना पड़ता है हायर परचेस वेंडर, यहाँ पर नाम भी गिवन है एफएम मेसर्स, तो 2 हो जाएगा, और डेट था 1/1/2001, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एफएम मेसर्स अकाउंट। ठीक है, तुम लोग देख लो पोस्टिंग जो है इसी तरीके से होगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब एफएम मेसर्स में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, 1/1/2001 में करेंगे बाई पिकअप बैंक 1 लाख।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप था डाउन पेमेंट करने का। डाउन पेमेंट करेंगे तो इनको डेबिट करेंगे, मतलब क्रेडिटर, तो एफएम मेसर्स डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन पेमेंट का एंट्री यहाँ पर आएगा, एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो 1/1/2001 में लिखेंगे टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, और ये है कितना 40,000। ठीक है, ये डाउन पेमेंट का हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। अच्छा, इसके बाद डाउन पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट क्या था, हम लोग इंटरेस्ट ड्यू कर रहे थे, उसका एंट्री हम लोगों ने क्या किया था, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हम लोगों ने किया था इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स हम लोग करेंगे 31 दिसंबर 2001 में। तो यहाँ पर हो जाएगा टू एफएम मेसर्स, और पहला इंटरेस्ट का अमाउंट आया था 3,600। क्यों, ये देखो, इससे इसको लेस कर दो, 60,000 आ गया, 60,000 पे 6% तो कितना होता है 3,600। यहाँ पर भी हम लोग दिखा सकते हैं एंट्री क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स, तो बाई इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2001 बाई इंटरेस्ट बोल के यहाँ पर आ जाएगा 3,600। ठीक है, ये हो गया। और पहले साल और क्या एंट्री होगा, हम लोगों ने जो एसेट लिया उस पे डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, तो 31 दिसंबर 2001 में बाई डिप्रिशिएशन, हर बार 10,000 करके ही है, तो ये लिख दिया मैंने 10,000। तो 1 ईयर का पूरा कंप्लीट हो गया। पीएल तो मैंने बनाया नहीं कि वहां पर चार्ज करके दिखाएंगे। अब हम लोग इस साल का क्लोज कर देंगे। तो 1 लाख का एसेट में 10,000 का वैल्यू कम हो गया, तो एसेट बच रहा है कितने का, माइनस करने से पता चलेगा 90,000 का एसेट बच गया। ठीक है, लेजर क्लोज। एसेट अकाउंट हमें ये बता रहा है जो एसेट हमारा 1 लाख का था वो भी 90,000 का है, और इसको हम लोग ब्रॉड डाउन भी कर लेंगे 1/1/2002 में टू बैलेंस बीडी। एसेट है तो टू बैलेंस बीडी बोल के ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है, अब इंटरेस्ट होने के बाद, अच्छा हमें इंस्टॉलमेंट भी तो पे करना है, तो उसमें क्या एंट्री होता है, एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2001 में हम लोग को फिर से एक बार टू बैंक का एंट्री करना पड़ेगा, और ये किस चीज का होगा, ये होगा हमारा इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट कितने का हो जाएगा, 20,000 प्लस 3,600, मतलब 23,600। तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा पेमेंट बाकी रहेगा, बाकी रहेगा तो हमारा बैलेंस इधर आना चाहिए, तब इधर लाइबिलिटी की तरह ब्रॉड डाउन दिखेगा। चेक करके देख लो, बैलेंस इधर ही आएगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का 1,03,600। ठीक है, 1,03,600, और इधर हो जाएगा सेम डेट पे टू बैलेंस सीडी 1,03,600। अब इसका बैलेंस तुम लोग निकाल भी सकते हो, या फिर तुम लोग के पास एक ऑप्शन है, यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, 40,000 बचेगा। ठीक है, 40,000 पहले बार पे करने के बाद तुम लोग चेक करके देखना, यहाँ पर तुम लोग का 40,000 ही आएगा। ठीक है, 40,000 ही आएगा। अब इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 1/1/2002 में बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, ये हो गया 40,000। अच्छा, ये हम लोगों ने क्लोज कर लिया, यहाँ भी इसको क्लोज कर लिया। यहाँ पर इंटरेस्ट वाला भी क्लोज कर लेते हैं। इंटरेस्ट कहाँ पर क्लोज होता है, पीएल में क्लोज होता है, तो 31 दिसंबर 2001 में हम लोग लिख लेंगे बाई पीएल 3,600, क्लोज कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो 31 दिसंबर 2002 में लिखेंगे टू एफएम मेसर्स, और अभी इंटरेस्ट कितना होगा, हम लोग का कैलकुलेट तो किया हुआ है, यहाँ पर देख के हम लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट होगा हम लोग का 2400, यहाँ पर लिखते हैं 2400। ठीक है, अच्छा यहाँ ना डिप्रिशिएशन लिखना भूल गए, चलो यहाँ पर डिप्रिशिएशन लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2001, यहाँ पर हो जाएगा बाई पिकअप वैन, ये पहला वाला भूल गए, इस पे पोस्ट करना, बाई पिकअप वैन, ये हो जाएगा हम लोग का 10,000, और यहाँ पर पीएल में क्लोज होगा 31 दिसंबर 2001 बाई पीएल 10,000। अच्छा, अभी हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो बीच में लिख दिया, हम भूल गए थे, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ड्यू। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होगा। ठीक है, इसका क्रॉस पोस्टिंग हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 31 दिसंबर 2002 बाई इंटरेस्ट। ठीक है, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो है इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, तो 31 दिसंबर 2002 टू बैंक हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 20,000, इसमें ऐड करेंगे तो 22,000
400 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं साथ ही साथ। टू बैलेंस CD कितना आएगा, यहाँ पर जो है ना वही आएगा, चाहे लेजर बैलेंस करो या ना करो एक ही बात है, यहाँ से लिख सकते हो 20,000 ही बचेगा। तुम लोग चेक करके देख लेना दोनों साइड ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 20,000, तो ये हो जाएगा 42,400, यहाँ भी 42,400। इसको हम ब्रॉड डाउन भी कर देते हैं 11,2003 बाई बैलेंस BD। अभी हम लोग का 20,000 जो है लोन अमाउंट ड्यू है। अच्छा, 1 ईयर में हम लोगों ने एसेट का भी यूज किया, तो 31 दिसंबर 2002 में डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि SLM है तो हर बार वही 10,000 करके लगेगा। अभी डिप्रिशिएशन के बाद जो एसेट का वैल्यू बच रहा है 90 से 10 चला गया, मतलब 80,000 अभी पिकअप वैन का वैल्यू हो रहा है। 90,000 यहाँ पर 90,000, और जैसे डिप्रिशिएशन चार्ज किया डिप्रिशिएशन में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे 31 दिसंबर 2002 बाई पिकअप वैन। पिकअप वैन 10,000, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने बाई क्यों लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे। अच्छा, हम गलत पोस्ट कर रहे, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा पोस्ट कर दिया ना, यहाँ पर होगा ना। एंट्री क्या है, डिप्रिशिएशन टू पिकअप वैन, तो यहाँ लिखेंगे ना। बाई चांस मैंने गलत लिख दिया, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। बाई PL यहाँ पर हो जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ भी बाई PL 10,000, लिखते लिखते क्या हो गया, इधर का मैंने उधर लिखा है। टू पिकअप वैन, साथ ही साथ लिखने से ये देखो साथ साथ लिखने गए तो पता चला कि गलत लिखा मैंने, वो बाद में अपने आप से लिखा ना ये इसके बाद, तो इसलिए गलत लिख दिया। चलो, इंटरेस्ट लिख दिया, अब इंटरेस्ट को PL में चार्ज कर देंगे बाई PL 2400। अच्छा, अब फिर से क्या होगा, फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2003 टू FM मेसर्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है, लास्ट वाला 1200 आया था, ठीक है, 1200 आ गया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन करेंगे तो कुछ छूटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2003 1200, ठीक है। अच्छा, अब 1200 हो गया, अब हम लोग अपना इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे टू बैंक। 21,200 कंप्लीट हो गया, यही लास्ट था हम लोग का 21,200। अब पूरे साल एसेट यूज किया तो डिप्रिशिएशन भी लगेगा। एसेट का वैल्यू कितना था 11,2003 में, एसेट जो बचा हुआ है उसका वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू है 80,000। पूरे साल भर में डिप्रिशिएशन लग गया बाई डिप्रिशिएशन वही 10,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, SLM मेथड है। वैल्यू कितना बच रहा है बाई बैलेंस CD 70,000। क्लोज कर देते हैं 80,000 80,000। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन का हम लोग करेंगे क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर टू पिकअप वैन 10,000 31 दिसंबर 2002, इसका PL में से क्लोज भी कर देते हैं। ये भी PL में क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2003 बाई PL 1200, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का एंट्री हो गया। अब रहा कि जो बैलेंस शीट दिखाने का बात, वो भी दिखा देते। बैलेंस शीट भी बोला है 2001 से 2003 तक दिखाने के लिए, मतलब 3 साल का ही बैलेंस शीट भी हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 साल का ही बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, तो बैलेंस शीट ऑफ, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा, ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लो। HP मेसर्स एज ऑन, तो पहला साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2001 में, ठीक है। इसमें लिखना चाहिए एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स है नहीं, एक बैलेंस शीट में जो भी डिटेल्स होते हैं सारे नहीं है, सिर्फ हायर परचेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब हम इसको टी शेप में दिखा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कंपनी अकाउंट्स जब होता है तो टी शेप दिखाना मतलब टी शेप से नहीं दिखा सकते, बाकी केसेस में हम लोग दिखा सकते हैं। और अगर तुम लोग टी शेप नहीं दिखा के ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसमें दिखाना चाहते हो, ये भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली जब कंपनी अकाउंट्स करते हैं तो ये करना जरूरी होता है, बाकी केस में जरूरी नहीं है, तुम लोग चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एसेट साइड हो गया, ये लाइबिलिटी,
तो यहाँ पर एसेट साइड में क्या है, फर्स्ट ईयर में हम लोग के पास एक पिकअप वैन है एसेट के हिसाब से, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 31 दिसंबर 2001 में एसेट का वैल्यू कितना हुआ, ये देखो कैसे चेक करेंगे हम लोग, ये लेजर से चेक कर लेते, ये देखो 90,000, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पिकअप वैन 1 लाख माइनस डेप्रीशिएशन, ये देखो पिकअप वैन 1 लाख माइनस डेप्रीशिएशन 10,000, तो ये हो जाएगा 90,000। देखो जैसे यहाँ पर दिखाया है, एसेट एट कैश प्राइस लेस डेप्रीशिएशन, जो नॉर्मल कंसेप्ट होता है। इसके ऊपर अगर फिक्स्ड एसेट लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी करंट एसेट का तो हमारे पास कोई डिटेल्स है नहीं कि हम लोग लिखेंगे। लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा हायर परचेस वेंडर, जिसका नाम हमें पता है एफएम मेसर्स, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्रेडिटर हो गए, ठीक है, क्रेडिटर हो गए। अब इनको कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बाकी रह रहा है 40,000, फर्स्ट ईयर के एंड में इनको कितना देना है 40,000 देना है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो बैलेंस इन हायर वेंडर और इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू, तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो 40,000 है, और इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू ये लिख भी सकते हो, अगर चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, इतना लिखोगे तो भी हो जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर लिखना चाहते हो तो फिर ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये देखो 2,400 प्लस 1,200 करके जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इतना लिखते हैं, इसके बाद फिर से एक बार बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ एचपी मेसर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2002 एक्सट्रैक्ट। सेम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, ये लाइबिलिटी, यहाँ एसेट, फिक्स्ड एसेट है, पिकअप वैन कितने का था 90,000 का था, लेस डिप्रिशिएशन कितना लगा 10,000, हर बार 10,000 तो मुझे याद हो गया है 80,000। और यहाँ पर लिखेंगे एफएम मेसर्स जो कि क्रेडिटर है, इनको कितना पे करना पड़ेगा, इनका पेमेंट बाकी रह जाता है 20,000, सेकेंड ईयर के एंड में इनका बैलेंस हो जाता है 20,000, ठीक है। और एक बार करेंगे, 3 साल का हमें करने के लिए बोला था। तो बैलेंस शीट ऑफ एचपी मेसर्स एज ऑन 31 December 2003 extract। liability assets, fixed asset, pickup van कितने का था 80,000 का था, लेस डेप्रिशिएशन ये हो जाता है 70, ठीक है। अच्छा, और थर्ड ईयर के एंड में क्या हमारा कुछ बाकी है अमाउंट, कुछ भी नहीं है, मतलब ये जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्लियर कर लिया थर्ड ईयर के एंड में हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब क्रेडिटर रिलेटेड कोई लाइबिलिटी नहीं है एफएम मेसर्स वाला, इसीलिए यहाँ पर ये वाला नहीं लिखा, ये इतना ही होगा। अब ये फिक्स्ड एसेट वगैरह तुम लोग पूरे लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा मेथड सीखा पता है, ये वाला हम लोगों ने सीखा कैश मेथड, ठीक है, ये देखो कैश प्राइस मेथड। लेकिन ये और इसमें चेंजेस तभी पता चलेगा, मतलब ये मेथड क्या है, ये तो नॉर्मल तुम लोगों ने देखा कैसे हो रहा है, अब ये देखोगे तब समझ में आएगा कि इंटरेस्ट सस्पेंस और इसमें फर्क क्या है। ये तो नॉर्मली हम लोगों ने जर्नल के साथ सीख लिया, लेकिन इतना समझो कि हम लोगों ने जो मेथड सीखा इसका नाम है कैश प्राइस मेथड, ठीक है। हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन किया इसके ऊपर लिख लो, ये कैश प्राइस मेथड से किया, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या है और उस मेथड में डिफरेंस क्या है, जब तक हम लोग ये वाला नहीं करेंगे, ये करेंगे फिर हम कंपेयर करके बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है और उसमें क्या चेंजेस है, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं, होमवर्क इसमें कुछ नहीं देंगे, ये जो भी है इसको ही तुम लोग अच्छे से देखो। आज के लिए इतना ही फिर। थैंक यू मैम। बाय।